हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। लास्ट चैप्टर पे आ गए हम लोग फाइनली ज्योग्राफी के, और वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें थ्योरी पोर्शन तो आना नहीं है, वो सिर्फ मैप वर्क होगा। तो मैं पूरा मैप वर्क ज्योग्राफी का एक वीडियो में आपको करके दे दूंगा, तो सारा मैप वर्क आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को शुरू करते हैं। बहुत बड़ा पोर्शन है ऐसा जो पहले आया करता था इस बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से, लेकिन अब कट हो गया है। तुम्हारे लिए एक बहुत रिलीफ की बात है कि बहुत कुछ कट हो गया। मतलब मैं आई एम रियली टेलिंग यू, अगर तुम 2 साल पहले एग्जाम दे रहे होते ना, या 1 साल पहले भी एग्जाम देते, तो तुम्हारा कंटेंट बहुत ज्यादा होता जितना भी है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास यहाँ पर 80 स्लाइड्स थी, 80 बट अभी ये रिड्यूस हो के 50 ही बची हैं। पढ़ने वाली स्लाइड्स 47 46 ही बची हैं, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत बड़ा कोई चैप्टर बचा नहीं है, सिंपल सा है। ज्यादा डिटेल्स इसमें जो भी है वो हम याद कर लेंगे अब क्लास के अंदर ही। समझना है थोड़ा सा, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को समझते हैं कि है क्या। देखो सिंपल सी बात है, शुरू करता हूं। पहले तो क्या होता है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चर का सिंपल मतलब होता है प्रोडक्शन करना, कोई चीज बनाना, वो होता है मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। जब कोई भी चीज इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर होती है तो उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सिंपल, बस बढ़िया सर, खत्म, चैप्टर जाओ, हो गया। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। अरे नहीं नहीं, इतना नहीं पढ़ाऊंगा, सुनो। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब सिंपल सी बात है, जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हम इंडस्ट्रीज के अंदर करेंगे तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लेकिन सर ये तो सिंपल भाषा हो गई, थोड़ा टेक्निकल भाषा क्या है वो समझते हैं। देखो, अगर कोई चीज इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर होगी तो जाहिर सी बात है कि उस चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो होगी, हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी ना, जिसको हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे एक चेयर बनानी है, कुर्सी। अब चेयर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए पहले तो जब भी इंडस्ट्री कोई ऐसी है जहां पर चेयर सोफा बन रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि हमको पहले उस चेयर और सोफा को बनाने के लिए लकड़ी की रिक्वायरमेंट है, हमें कुछ गद्दों की रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो पहले जब हम रॉ मटेरियल ले लेंगे और रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद उसको हम उसको बनाएंगे कुछ इस तरह से कि उसमें एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाए और मार्केट में उसकी सेल वैल्यू बढ़ जाए, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी बना देंगे और काम हो गया, नहीं। हम इंडस्ट्री में क्या बनाएंगे, हम इंडस्ट्री में कुछ गुड्स एंड कुछ गुड्स को हम यहां पर क्या सॉरी कुछ गुड्स को हम यहां पर प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम टू मटेरियल, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम, ये टू हटा दीजिए आप यहां से, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम मटेरियल, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम मटेरियल, ये टू हटा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर कुछ एरर है, आफ्टर मटेरियल, ठीक है। अब देखो जरा क्या है, तो यहां पर क्या डेफिनेशन हुई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, कि भाई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, ज्यादा क्वांटिटी में हमें जब कुछ चीज का प्रोडक्शन करना है, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, टू लिखा हुआ है, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। जब हम उसको प्रोसेस कर देंगे रॉ मटेरियल से, तो क्या होगा, वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एज सिंपल, फॉर एग्जांपल क्या, हम मान लीजिए शुगर को ले रहे हैं, हम शुगर लेते हैं, तो शुगर इंडस्ट्री अगर है, शुगर इंडस्ट्री है, तो हमने क्या लिया, शुगर लिया, यानी कि हम रॉ मटेरियल क्या लेंगे, शुगर केन लेंगे, ठीक है। अब हम शुगर केन को प्रोसेस कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस कर रहे हैं, शुगर केन को प्रोसेस कर रहे हैं, उससे हमने क्या बनाया, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया, शुगर। तो ये क्या हो गया, ये हमने मैन्युफैक्चरिंग करी है शुगर की, है ना। तो ये मैन्युफैक्चर, जब ये चीज इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस होगी तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलेंगे। क्लियर हो गया ये बात। तो एज सिंपल एज दैट, अगर हमें यहां समझना होगा कि भाई किस प्रकार से रॉ मटेरियल से, किस प्रकार से एक रॉ मटेरियल से हम सीधे सीधे एक फाइनल गुड्स यहां पर वैल्यूएबल गुड्स बना पाए, वैल्यूएबल गुड्स बना पाए, और वो भी ये वैल्यूएबल गुड्स लार्ज क्वांटिटी में बनाए गए हों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, और जब ये चीज इंडस्ट्रीज के अंदर होगा तो उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलेंगे। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपकी छोटी भी हो सकती हैं, स्मॉल है, ज्यादा बड़े क्वांटिटी में चीजें नहीं बनती हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कुछ बहुत बड़ी होती हैं तो वो लार्ज हो गई। कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो आपकी हाउस होल्ड होती है, यानी कि घर ही में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग डलिया बना रहे हैं, है ना। हम लोग फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ हाथ से बुना हुआ सामान बना के लोग बेचा करते थे, तो वो हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, है ना। तो ये है सिंपल अंडरस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर हो गया यहां तक। तो मैंने क्या बताया,
व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? कोई चीज का प्रोडक्शन करना। और जब आप कोई चीज को प्रोड्यूस करोगे तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। जब आप उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उसका एक फाइनल गुड्स बनाओगे और वो फाइनल गुड्स कुछ वैल्यूएबल इनपुट दे रहा होगा, कुछ वैल्यूएबल चीज बना के दे रहा होगा, उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। और जब ये मैन्युफैक्चरिंग हम लोग इंडस्ट्रीज में करेंगे तो उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एज सिंपल एज दैट। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे रॉ मटेरियल। अब जैसे फिनिश गुड्स बनता है, आपको पता है फिनिश गुड्स इज व्हाट, जैसे पेपर हो गया। अब आपको लगता है पेपर, लेकिन ये पेपर बना कैसे? पेपर कहां से आया? कहीं तो बना होगा, एक इंडस्ट्री होगी जहां पेपर बनते होंगे। पेपर छप रहे, व्हाइट कलर के पेपर है, पूरा प्लेन पेपर भी होते हैं, है ना। कुछ पेपर होते हैं रूल्ड होते हैं, रूलिंग्स होती हैं, लाइंस होती हैं उसमें। कुछ पेपर्स है जिसमें आपके बॉक्सेस बने होते हैं। याद करो हम बचपन में मैथ्स की जब क्वेश्चंस करते थे तो हम लोग ब्लॉक वाली कॉपी यूज करते थे, है ना। तो क्या है कि हम पेपर हमें कहां से मिल रहा है? हम देखो पेपर वुड से मिल रहा है। तो कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि वुड से हम लोग क्या बना रहे हैं? पेपर बना रहे हैं। वुड से क्या बना रहे हैं? पेपर बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि रॉ मटेरियल क्या है पेपर के लिए? पेपर के लिए रॉ मटेरियल है वुड। इससे हम लोग क्या बना रहे हैं? पेपर। तो ये क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग हो गई। और जब इंडस्ट्री में हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया। सिमिलरली हम शुगर की बात कर रहे हैं, तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। भाई फाइनल गुड्स क्या हो गया? फाइनल गुड्स है आपका शुगर केन। शुगर केन कहां से आ रहा है? शुगर से बन रहा है सर, है ना। अभी आगे इसमें और भी चीजें बताऊंगा आपको, अभी इसमें और भी चीजें बताऊंगा। जैसे सर शुगर केन है, गन्ना है, गन्ने से हमने शुगर बना दिया, एक तो ये चीज हो गया। लेकिन कभी कभी हम इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और इस शुगर से, शुगर की मदद से हम शुगर को अदर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करके जूस बना सकते हैं, है ना। शुगर है तो शुगर का हमने जूस बना दिया, शुगर मतलब किसी में हमने पानी में मिला के शरबत बना दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। ऐसे ही आप देखो आयरन ओर। अब ये आयरन ओर क्या है? रॉ मटेरियल है। इससे क्या बनाओगे? आयरन एंड स्टील बनेगा। एज सिंपल एज दैट। जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में देखा था, आयरन ओर इज द ओर, और उससे क्या मिलता है? आयरन मिलता है ना। वैसे ही बॉक्साइट का भी देखा था हमने लास्ट वाले चैप्टर में। बॉक्साइट क्या है? रॉ मटेरियल है। उससे क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है ना। हम पिछली बार देख भी रहे थे कैसे हम बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट करेंगे एल्यूमिनियम से, कैसे हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे बॉक्साइट से। तो जब ये सारे काम किसी एक इंडस्ट्री के अंदर होंगे तो उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सिंपल हो गया। चलिए बेसिक तो समझाने में थोड़ा टाइम लिया है मैंने, आपको थोड़ा टाइम ले रहा हूं बेसिक समझने में, क्योंकि इसके बाद तो चीजें फैक्ट 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 और फैक्ट ही है, ठीक है। उसको भी कैसे याद करना है बता दूंगा अभी। देखो अब देखो पहला चीज थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां पर कुछ चीजें जो आपके एनसीईआरटी में बिटवीन द लाइंस लिखी हुई हैं। देखो क्या होता है, ये तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि आपके पास 3 सेक्टर्स है ना। एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है आपका टर्शरी सेक्टर, ठीक है ना, जिसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। सर इसी की बात तो कर रहे हो अभी आप इस चैप्टर में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना। और थर्ड वाला है सर्विस सेक्टर। अब जरा देखो यहां पर कैसे सिनारियो चलता है। आपने कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया कहती है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में प्रोड्यूस करो, मेक इन इंडिया। क्यों? व्हाई वी से दिस मेक इन इंडिया? समझते हैं। देखो एग्रीकल्चर क्या करता है? एग्रीकल्चर हमें रॉ मटेरियल देता है ना। कोई भी चीज है हम क्या करते हैं? खेती होती है तो खेती से, जैसे आलू है, अब आलू इज अ रॉ मटेरियल। आलू का कुछ खर्च तो ऐसे कर नहीं पाओगे, आलू इज अ रॉ मटेरियल। क्या कर दो, मैक्सिमम आलू जो है सब्जी बेचने निकल जाते हैं लोग, सब्जी बेचने निकले, अब लोग खरीदने आए आलू को, आलू को घर में जाकर पका लिया। ये तो सिंपल चीज हो गया। लेकिन अब आलू है रॉ मटेरियल, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बनाना है क्या? आपको बनाना है फॉर एग्जाम्पल अंकल चिप्स। आपको बनाना है, पैकेज करके आप बेचना है, अंकल चिप्स बेचना है। तो क्या होगा कि वो रॉ मटेरियल आलू है, उस आलू को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, काहे के लिए? ताकि उसकी प्रोसेसिंग करी जाए। और आप कहां लेके आओगे उसको? एक इंडस्ट्री में लेके आओगे। उसको आप एक इंडस्ट्री में लेके आओगे जिसको हम, जहां पर जब उसका हम प्रोसेसिंग करेंगे तो वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो आलू वहां प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। वंस उस इंडस्ट्री में वो चीजें प्रोसेस हो गई तो हम इसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में ले जाएंगे, है ना। आप चाहे मार्केट में ले जाओ, चाहे उसको आप स्टोर से पहुंचा दो जहां पर लोग खरीद सकें उसको। तो चिप्स के पैकेट, अंकल चिप्स के पैकेट एकदम दुकानों पे रेडी है, 10 रुपए के पैकेट जाके खा सकते हैं आप। 10 रुपए तुरतुरे, 10 रुपए से तुरतुरे आप लेके खा सकते हैं, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा दे रखा है? इसे रॉ मटेरियल है लकड़ी, वुड है। अब वुड का आपने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन किया, आप इंडस्ट्री में लेके आए, वहां पर सोफा बना, चेयर बन गई, ठीक है। अब इसी चेयर को आप क्या करोगे? आप मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर दोगे, ठीक है ना। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये नथिंग बट अ सर्विस सेक्टर टाइप की चीज है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कुछ सर्विस देना, किसी को कुछ सर्विस देना, ठीक है। तो क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन हो गया। जैसे मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं तो इट्स अ सर्विस सेक्टर, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग, किस सेक्टर में डालोगे एजुकेशन को? किस सेक्टर में डालोगे?
क्या ये प्राइमरी सेक्टर है? नहीं। कुछ खेती कर रहे हैं हम? नहीं। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है? क्या कुछ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? नहीं। क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं। डॉक्टर्स सर्विस दे रहे हैं आपको, है ना? तो ये क्या हो गया? सर्विस सेक्टर हो गया। तो ये 3 सेक्टर्स है, ये तो बेसिक चीज है, आपको समझ में इतनी आ गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट इस वाले सेक्टर पे फोकस करती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जरा समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई चीज एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने खेती करी, आलू प्रोड्यूस किया, राइट? अब क्या हो रहा है कि हमारे देश में तो बहुत सारे लोग हैं, है ना? अब सब लोग खेती तो कर नहीं रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यार वो ना टीचर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल शॉपकीपर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, कुछ क्लर्क्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, राइट? स्किल है। अब कोई बिजनेसमैन भी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन भी है, तो वो बिजनेसमैन अपनी एक इंडस्ट्री रन कर रहा होगा। बिजनेस कैसे करेगा? कुछ ना कुछ दुकान खोले होगा या कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहा होगा, उसके अंडर कुछ लोग काम कर रहे होंगे, है ना? तो बेसिकली जहां कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही होती है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया। अब इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जब आप कोई भी चीज क्या करोगे, रॉ मटेरियल से निकाल के लाओगे, रॉ मटेरियल लोगे और यहां पर आप कोई चीज क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे। भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, यहां पर क्या होगा, आप कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग करोगे। आप जब कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसके लिए चाहिए पीपल। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी कि आपको उसके लिए चाहिए लेबर, ये कि नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। जब आपको लेबर चाहिए तो आप इनको क्या करोगे? आप इनको दोगे जॉब्स, है ना? फ्री में काम तो करेंगे नहीं, आप जॉब्स दोगे। तो जब इनको जॉब्स मिलेगी तो एक तरह से क्या होगा, इनके पास आएगा पैसा, इनकम आएगी इनके पास, इनकम। और जब इनके पास इनकम आएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है, कुछ पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो फिर ये जाएंगे अपनी मैडम को लेकर गोलगप्पे खाने के लिए, फिर मैडम को लेकर जाएंगे कि आज हमारी पगार बढ़ गई है ना? और पगार बढ़ गई तो अब गोलगप्पे नहीं, आज हम डोसा खाने चलेंगे। फिर डोसा डेट होगी, फिर डोसा के बाद थोड़ी और पगार बढ़ गई तो अब हम लोग मैकडी चाहेंगे। मैकडी में हम लोग बड़ा वाला जो मैक महाराजा वेज बर्गर है वो खाएंगे। तो आपकी क्या होगा, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है फिर आपकी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वही बढ़ने लगती हैं। आप बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजों को चूज करने लगते हो। ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने आपको जॉब दी। अब बात ये है कि सर आप कहोगे सर जॉब तो ये भी देता है, टर्शरी सेक्टर जॉब तो ये भी देता है। अब देखो क्या फर्क है कि यहां पर जो जॉब हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहां पर इतनी इनकम नहीं है। और दूसरी बात यहां पर ऐसा भी है कि मान लो कभी फसल खराब हो गई तो रिस्क बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है? और यहां पर टर्शरी सेक्टर में हर कोई डॉक्टर नहीं बन रहा है, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, है ना? तो टर्शरी सेक्टर में भी अब ऐसे माहौल बन गया है, पहले तो नहीं था। पर टर्शरी सेक्टर में क्या होता था, कंप्यूटर साइंस के बड़े बड़े यहाँ पर इस तरह के इंजीनियर्स होते थे, है ना? टर्शरी सेक्टर के मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अब क्या, अब हम देखेंगे टर्शरी सेक्टर के अंदर जोमेटो वाले जो जोमेटो गाइड बॉयज होते हैं, जो खाना डिलीवरी कर रहे हैं, ब्लिंकिट वाले लोग होते हैं, है ना? कभी आपने नहीं सुना है कोई बात नहीं, जोमेटो तो सुना होगा ना, है ना? जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आ रहा है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मतलब सर्विसेज हो रही है, बट द पॉइंट इज सर्विस सेक्टर में उतने लोग नहीं होंगे। भाई सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, बट द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर यहाँ पर लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपकी कंट्री में है ही नहीं। समझ रहे हो ना? यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपके कंट्री में है ही नहीं, तभी तो आप जॉब नहीं दे रहे हो उस जगह पे, है ना? अगर लोगों को, अगर ये सेक्टर होगा तो जॉब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। और प्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर कोई चीज है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डेयरी मिल्क है ना? मान लीजिए डेयरी मिल्क की बात करते हैं। अब डेयरी मिल्क को ऐसा सुन लीजिए कि मान लीजिए डेयरी मिल्क आपकी कंट्री में बनती ही नहीं, आप क्या कोई कंट्री में इंडस्ट्री नहीं है जो डेयरी मिल्क को बनाएगा, तो क्या करोगे आप? इस डेयरी मिल्क को, आप डेयरी मिल्क को बाहर दूसरे कंट्री से, फॉर एग्जांपल आप डेयरी मिल्क को इंपोर्ट करोगे, कहां से? अमेरिका से। आप अमेरिका से उसे खरीदोगे, तो आप अमेरिका से डेयरी मिल्क खरीदोगे तो जाहिर सी बात है आप अमेरिका को क्या दोगे? आप अमेरिका को पैसे दोगे, है ना? क्या दोगे? अमेरिका को पैसे दोगे। तो क्या हुआ कि आपकी कंट्री को यानी इंडिया को अमेरिका को क्या करना पड़ा? पेमेंट करना पड़ा, पैसे देने पड़े। अगर सोचो यही चीज आपकी कंट्री में अगर प्रोड्यूस हो रही होती इंडिया में, तो फिर आपको क्या करना? आपको अमेरिका से नहीं लेने की जरूरत थी। ऐसे में क्या होता? ऐसे में आप खुद ही जब प्रोड्यूस कर रहे होते, आप जब खुद ही डेयरी मिल्क बना रहे होते, तो उस डेयरी मिल्क की इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को जॉब्स मिली होती, तभी तो चॉकलेट बनती, उनको जॉब्स मिलती तो उनके पास इनकम हो जाती, है ना? तो इससे क्या होगा? आपको अमेरिका को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपका जो खर्चा होता, भारत सरकार का खर्चा भी बच जाएगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
अब आपको लग रहा होगा सर आपने इतना समय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को समझाने में लगा दिया। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बेटा इस पे क्वेश्चन आता है, जो उसके अभी आपको 5 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। वो पॉइंट मैं लिख के भी लेके आया हूं और आपको लिखे लिखाए नोट्स भी दे दिया हूं। उसको समझना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे सर ये तो हलवा हो गया एकदम। ये देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बेटा ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, और 5 नहीं मिलेगा तो आपको 3 मार्क में देखने को मिल सकता है एट एनी वे। 5 नंबर का आ गया तो 5 पॉइंट लिख देना, 3 नंबर का आ गया तो 3 पॉइंट लिख देना, या 4 पॉइंट लिख देना। ठीक है, चलिए अब हमने इतना समझ लिया कि सर मैंने पूरा आपको इससे पहले जो पूरा ज्ञान दिया है, इससे पहले जो मैंने प्रवचन किए हैं, जो आपको आप लोगों को प्रवचन लग रहा होगा, तो बेटा उस प्रवचन का फायदा क्या था, इस आंसर को समझने का। ठीक है, अब सवाल यही है कि इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। वही तो मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने आपको बोला ना कि डेयरी मिल्क अगर आपकी कंट्री में ही प्रोड्यूस होगी, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेयरी मिल्क की आपकी कंट्री में ही होगी, तो आपको बाहर से क्या करना है, बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। जब आप इंपोर्ट नहीं करोगे इसका मतलब आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो हमारा जो बिल होता है सरकार का, सरकार को बिल देना पड़ता ना भाई, पेमेंट करना पड़ता सरकार को, इतनी डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है तो वो नहीं लगेगा। तो वो चीजें यहां मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, पहला इंपॉर्टेंस है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इंडस्ट्रीज अगर आपकी कंट्री में नहीं आती हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो पहले क्या होता था, अभी आपने पुराने गाने सुने हो, है ना, वो गाना चलता है मेरी देश की धरती, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, देश की धरती। तो वो देश की धरती जब वो वीडियो चल रहा है, आपने नहीं देखा है, तो लोग क्या करते थे, वो बैल होते थे, है ना, बैल जो है उस पर एक वो ऐसे फावड़ा जो है लगा होता है ना, वो ऐसे करके कुछ ऐसे खूंटी करके लगी होती है सब में। क्या करते हैं, वो जमीन को प्लाइंग करने का काम आता है, मतलब बैल जो है वो हल चलाता है ना, हल चल रहा होता है। तो आप मैनुअली क्या करते थे, खेती करते थे। मैनुअली क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ये तो इंडस्ट्रीज आ गई ना कि ट्रैक्टर बनने लग गए, ये तो इंडस्ट्रीज आ गई ना कि आपके पास ऐसे यहाँ पर नए नए टूल्स आ गए जिससे आप इजीली खेती कर सकते हो। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भाई मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये पहला पॉइंट हो गया, इसका पहला इंपॉर्टेंस। इसी के साथ लगा हुआ एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि भाई अभी तक जो लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते थे अपनी इनकम के लिए, अब बहुत सारा ऐसा लोग हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर की जगह अब वो मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए, और इनको लगे चलो ठीक है एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, अब हम लोग इन चीजों का, मशीन्स का प्रोडक्शन करेंगे, जिन मशीन्स की मदद से जो एक तरह के टूल्स होंगे जिससे एग्रीकल्चर आसान हो सकता है। तो बाकी ठीक है भैया तुम करो एग्रीकल्चर, हम एक ऐसा टूल बना के तुमको दे देंगे जिससे तुम्हारा काम आसान होगा, और उसके बदले वो उसको पैसा दे देगा। तो दूसरा क्या है कि अभी तक जो डिपेंडेंस था ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में लोगों को जॉब्स मिलेंगे, है ना। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जॉब वाला सेक्टर है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो पाएगी, हवा में थोड़ी रहेगी कि अपने आप कुछ बनना शुरू हो गया। अरे भैया लोग चाहिए होंगे उसके लिए, तो लोग ही तो जब जाएंगे नौकरी करेंगे तो जॉब्स मिलेंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमेशा जॉब्स आपको देगा। पहला पॉइंट इज क्लियर। दूसरा, जब लोगों को जॉब मिलेगी तो क्या होगा, उनके हाथ में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या, पहले जो गोलगप्पे खा रहे थे अब वो समोसा खाएंगे, फिर जो समोसा खा रहे थे वो डोसा खाएंगे, जो डोसा खा रहे थे वो मैकडी में मैक महाराजा वेज बर्गर खाएंगे। तो क्या हुआ, क्या हुआ, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि एक तरह से लोगों को पैसा मिलेगा तो गरीबी जो है खत्म होगी, यानी और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, यानी लोगों को रोजगार मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 क्लियर। नंबर 3, रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी। अब इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कोई एक एरिया है जहां पर बहुत अच्छी खेती होती है, लेकिन कोई एक ऐसा एरिया भी है जहां पर खेती अच्छी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बुंदेलखंड को बिलोंग करता हूं, तो बुंदेलखंड का सॉइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वहां पर आपको हमेशा सूखा देखने को मिलता है, वहां बारिश कम होती है और आपको सूखा देखने को मिलेगा। अब ऐसे में वहां का किसान तो गरीब ही रह जाएगा, यानी कि उसको इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा पंजाब और हरियाणा के किसान को हो रहा होगा, क्योंकि वहां की सॉइल फर्टाइल है और वहां पर पानी और इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रॉपर है। तो वो आदमी क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीके से अमीर होने लग जाएगा, मतलब बेटर हो जाएगा, वेल टू डू हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाला आदमी गरीब रहेगा क्योंकि उसको इतने फायदे एग्रीकल्चर में नहीं मिल रहे हैं। तो इस क्या होगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाएंगी तो जहां पर लोगों को अच्छा साधन नहीं है एग्रीकल्चर करने का, वो उसे छोड़कर वहां कोई और काम करने लग जाएंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करने लग जाएंगे। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस ये भी है कि वो आपको रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करती है, यानी कि रीजन रीजन में जो इनकम डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंसेस हैं, कोई ज्यादा अमीर तो कोई गरीब, वो यहाँ खत्म हो जाए।
क्लियर हो गया। और चौथा है, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मान लीजिए अगर आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ गई, तो डेयरी मिल्क अगर मान लीजिए आपकी कंट्री में बन रही है, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा तो ये हुआ कि हमें अमेरिका से लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे एक फायदा ये भी है कि अगर हमारे कंट्री में डेयरी मिल्क बन रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल हम बांग्लादेश को भी डेयरी मिल्क भेज सकते हैं, हम बांग्लादेश को भी डेयरी मिल्क भेज सकते हैं। तुम भी ले लो भैया, हम बनाए 10, 4 तुमको दे देंगे। तो बांग्लादेश को हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। जब हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेंगे तो बांग्लादेश वाला क्या करेगा, हमको देगा पैसा, को देगा पैसा। तो भाई भारत की इनकम क्या हो गई, बढ़ने लग जाएगी। तो हमारे यहाँ ट्रेड बढ़ेगा, जब एक्सपोर्ट होगा तो ट्रेड बढ़ेगा, और जब ट्रेड बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बांग्लादेश हमें क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज देगा। जाहिर सी बात है ये एक्सचेंज, बांग्लादेश जो हमसे सामान ले रहा है, बांग्लादेश जो हमसे डेयरी मिल्क ले रहा है, उस डेयरी मिल्क के बदले क्या करेगा, हमको पैसा देगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट किस में होता है, डॉलर्स में होता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल करेंसी है। अनटिल अनलेस दो कंट्री ये एग्री ना कर जाए कि ठीक है हम पेमेंट तुमसे रुपया में ले लेंगे, वॉट एवर इट इज, तो वो डॉलर में पेमेंट करेगा। क्लियर है? तो ये फॉरेन एक्सचेंज भी इससे क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये 4 पॉइंट है बेटा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये सब बात मैंने आपको समझा दी ऑलरेडी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, आपके यहाँ डेयरी मिल्क खुद बन रही है, तो उसका मतलब आप एक्सपोर्ट कर दोगे बांग्लादेश इसको, और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और अभी तक जो आप यहाँ पर अमेरिका से ले रहे थे, तो अब आप इंपोर्ट नहीं करोगे, अमेरिका से नहीं लोगे, तो आपको जो पेमेंट अमेरिका को करना पड़ रहा था, बिल्स पे करने पड़ रहे थे, वो नहीं पे करने पड़ेंगे। तो इसका अल्टीमेट फायदा क्या हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, या आपकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि लोगों को उसके अंदर नौकरी मिलेगी, जॉब्स मिलेगी उन इंडस्ट्रीज में। दूसरा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि गोलगप्पे से डोसा, गोलगप्पे से समोसा, समोसे से डोसा, और डोसे से मैक महाराजा बर्गर तक पहुंचना है, तो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होना बहुत जरूरी है। आई होप यहां तक बात सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। ठीक है, अब ये आंसर है, लिखा लिखाया है, जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट में बताया वही चीज यहां पर लिखी हुई, तो आप एज इट इज छाप भी आ सकते हो एग्जाम के अंदर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे आते हैं, मुड़ बढ़ते हैं आगे। अब एक पॉइंट ये है, जरा समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने काफी कुछ समझा दिया, लेकिन एक पॉइंट जो हमें यहाँ पर जरा समझना है, या फिर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। समझ तो चुके हो आप, अब जरा ऑब्जर्व करना क्या ऐसा हो रहा है, देखना जरा। एग्रीकल्चर हो गया एक तरफ, ठीक है सर, एक तरफ हो गया मैन्युफैक्चरिंग आपका सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, ठीक है। आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों सेक्टर एक साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड है? कैसे सर? ऐसे कि मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ने कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जाम्पल आलू, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर इट इज, तो अगर ये एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो ये इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, क्या चीजें प्रोडक्शन करेंगी? हवा, कोरोना, क्या क्या का प्रोडक्शन होगा, सोचो। समझ रहे हो ना? अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा, यानी कि कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगी, तो ये कुर्सी कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। और दूसरी बात, अगर ये एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ और इंडस्ट्री सेक्टर नहीं हुआ, तो भैया ये एग्रीकल्चर वाले लकड़ी का क्या करेंगे, भाई आग जलाने के, कुर्सी कैसे बनेगी? नहीं बन पाएगी। भाई ये लोग रॉ मटेरियल देते हैं और ये लोग उसको फिनिश गुड्स में बनाते हैं, ठीक है। तभी तो कह सकते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हैंड इन हैंड चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड। यानी कि अगर एक भी नहीं होगा, अगर ये कमजोर पड़ जाएगा तो इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और अगर ये कमजोर पड़ेगा तो इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए बहुत सारा शुगर केन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन कंट्री में आज की डेट में मान लीजिए कि शुगर इंडस्ट्री कम है, तो इतना सारा गन्ना जब जाएगा शुगर इंडस्ट्री तो बहुत देर में प्रोसेस हो पाएगा, क्योंकि कम इंडस्ट्रीज है, इसीलिए ज्यादा इंडस्ट्री प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए इंडस्ट्रीज बहुत हैं, लेकिन उतना उस साल एग्रीकल्चर नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, खेती इरिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन ही नहीं है तो यानी कि हर इंडस्ट्री को उतना गुड्स नहीं मिलेगा, और ज़्यादातर साल के समय पे ये इंडस्ट्रीज खाली बैठी रहेंगी, क्योंकि गुड्स ही, रॉ मटेरियल ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दोनों ही क्या है, हैंड इन हैंड यहाँ पर जो है वो चलते हैं। क्लियर? चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये सब थोड़ी बकवास है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। जैसे कि आज के प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ना, और हमारी इंडस्ट्री की नीड्स है कि हम और एफिशिएंट और कंपिटिटिव हो। भाई आज ग्लोबलाइजेशन का समय है, मतलब कि हमारी इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज से भी क्या कर रही है, कॉम्पीट कर रही है। और अगर दूसरे यूएस और इन सबसे कॉम्पीट करना है तो हमारी इंडस्ट्रीज को भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। सेल्फ सफिशिएंसी काफी नहीं है,
कि भैया ठीक है खाली अपने कंट्री भर के लिए प्रोड्यूस कर लिया और हो गया। नहीं, हमको इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हम उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सके, दूसरे कंट्रीज को बेच सके, इतना हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इतना प्रोडक्शन करने के लिए हमको अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छा केपेबल और टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो हमारे मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी एट पार, यानी कि एट पार, अबव पार होता है कि जो जितना यूएस का स्टैंडर्ड है उतना हमारा भी होना चाहिए। अबव पार मतलब होता है उनके स्टैंडर्ड से ऊपर, और बिलो पार होता है उसके उनके स्टैंडर्ड से नीचे, अमेरिका के स्टैंडर्ड से नीचे। तो एट पार है यानी कि बराबर है एकदम, इन क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, तभी क्या होगा, ओनली देन तभी क्या होगा, हम लोग कंपीट कर पाएंगे। बेसिकली यहाँ पर 4 सेंटेंस में क्या बोला गया है कि अगर हमको बाहर की दुनिया से कंपीट करना है तो हमारे कंट्री के अंदर बनने वाले गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम बाहर की कंट्री से यहाँ पर लड़ जो है कंपीट जो है कर पाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमारा टॉपिक है सिंपल सा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमने बहुत पढ़ लिया कि सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, हमने पढ़ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर हैंड इन हैंड जाते हैं। अब सवाल ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कितने पार्ट्स, कैसे कितने यहाँ पर टाइप्स होते हैं। देखो, अगर हम इन इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना चाहें तो हम इन 5 ब्रॉड हेडिंग्स के अंदर उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, मतलब कोई इंडस्ट्री है वो किस प्रकार का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है, वो उस बेसिस पे भी हम डिवाइड यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी देखेंगे इनको भी हम। फिर उसके बाद मेन रोल क्या है उस इंडस्ट्री, यानी कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ दैट इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री क्या रोल प्ले करती है। एक तो ये हो गया, कितना पैसा उसमें लगाती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ज्यादा पैसा लगाया हुआ है या कम पैसा लगाया हुआ है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओनरशिप किसकी है, सरकार ओन करती है या कोई प्राइवेट आदमी अंबानी अडानी ओन कर रहे हैं, या फिर BHEL है इसको सरकार ओन कर रही है, तो कौन उसको ओन कर रहा है उस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। और बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का बल्क वेट कैसा है, रॉ मटेरियल हल्का होता है या भारी होता है, उस पर भी यहां पर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आइए, एनसीईआरटी के अंदर अगला पेज जो है आपका वो पूरा क्लासिफिकेशन को ही यहाँ पर बात करता है, डिटेलिंग्स आपके चैप्टर से आपके उससे हट गई है। ठीक है, अब आइए पहले शुरू करते हैं रॉ मटेरियल के बेसिस पे कैसे हम इन इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, एक इंडस्ट्री मतलब कैसा रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री कैसा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है, इंडस्ट्री किस प्रकार का रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है, उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो एक होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर वाले चीजें रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चरल चीजें रॉ मटेरियल की तरह कभी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा तो उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कॉटन, कॉटन की खेती होती है, कॉटन के जो प्लांट्स निकलते हैं तो कॉटन को प्लक किया जाता है, प्लक, है ना। और अब अगर हमें क्या करना है, कॉटन, हमें अगर कॉटन की शर्ट बनानी है तो हम उस कॉटन को जो हमने प्लग किया है वो आप इंडस्ट्री में भेजोगे, शर्ट जहां बनती होगी, तो क्या हो गया, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री हो गई, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की चीजों को, एग्रीकल्चर की चीजों को रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो। ठीक है ना, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। आप एग्जाम्पल कॉटन हो गया, एग्जाम्पल रबर हो गया, सिल्क हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड। क्यों, जैसे शुगर केन है, अब शुगर आप चीनी बनाते हो, चीनी कैसे बना रहे हो, शुगर केन से बना रहे हो, शुगर केन कहां से आती है, एग्रीकल्चर। चाय है, कॉफी है, हमने देखा था लास्ट टाइम टी और कॉफी की खेती होती है बाकायदा, है ना, तो ये क्या है, खेती हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है उसका, तो क्या हो गया, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरा क्या बताया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल्स को अपना रॉ मटेरियल बनाती है, जो भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे आयरन ओर की। अब कोई इंडस्ट्री अगर आयरन ओर का इस्तेमाल कर रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग आयरन, तो इसका मतलब ये जो इंडस्ट्री है ये आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि इसको बनाने के लिए किसी खेती वाली चीजों की जरूरत ना होके मिनरल्स की जरूरत पड़ रही है। जैसे अगर हमें एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करना है तो हमको यहाँ पर कोई आलू, गोभी, पत्ता, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक सब नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए बॉक्साइट, यानी कि हमको एक मिनरल जहाँ चाहिए जिसकी वजह से इसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्लासिफाई करते हैं। सिमिलरली गोज विद सीमेंट। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल क्या है उसका, मेन रोल के बेसिस पे कि भाई उस इंडस्ट्री का मेन रोल क्या है, क्या वो बेसिक इंडस्ट्री है या फिर वो एक कंज्यूमर इंडस्ट्री है। देखो, बेसिक इंडस्ट्री का मतलब क्या कि वो इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल का
एक तरह से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मुझे बनानी है एक कार, मुझे बनानी है एक कार, ठीक है। कार किस इंडस्ट्री में आती है? कार आती है सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। कार किस में आएगी? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कार आएगी, ठीक बात है सर, ऑटोमोबाइल में आएगी। अब अगर कार बनानी है तो मेरे लिए क्या रॉ मटेरियल होना चाहिए? इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इसको चाहिए कार बनाने के लिए सबसे पहले लोहा। क्या चाहिए? लोहा। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको आयरन, सब जानते ही होंगे। हाँ, तो सर इसको क्या चाहिए? आयरन। आयरन कहां से मिलेगा? इस इंडस्ट्री से मिलेगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। राइट और रॉन्ग? आयरन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री भी हो गई जो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज बेसिक इंडस्ट्री। वाई बेसिक? बिकॉज ये अदर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल सर्व करती है। क्लियर हो गया? दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका सीधे सीधे कंज्यूमर इस्तेमाल करता हो, यूज करता हो, कंज्यूम करता हो। जैसे एग्जांपल हो गया शुगर इंडस्ट्री, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में यहां पर आ रहा होगा। थोड़ा अगर ये छोटा लिखा हुआ है दोस्तों तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप इनका पहले इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। सबको मेरा टेलीग्राम चैनल अब तक पता ही होगा, और नहीं पता है तो आज वो लगाना भूल गया क्यूआर को। तो आप एक काम करिए, इससे पहले वाला जो लेक्चर था मेरा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें मैंने क्यूआर लगाया हुआ है। तो क्यूआर को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे आ जाइए। उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग वहां पर क्या करेंगे, आप वहां से नोट्स को निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये दो क्लासिफिकेशन हो गए। तीसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब कितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा, कितनी लागत है आपकी। अब अगर आपने ज्यादा पैसा लगा दिया है तो उसको लार्ज स्केल बोलेंगे, कम लगाया है तो उसको स्मॉल स्केल बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। अब कौन सा लार्ज स्केल है, कौन सा स्मॉल स्केल, ये आप सवाल पूछ सकते हो, सर ये नहीं बताया आपने कौन सा लार्ज, कौन सा स्केल, कौन सा स्मॉल। अब देखो एनसीईआरटी भी ये कहता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेटा चेंज होता है। कभी सरकार बोलेगी कि 1 करोड़ से ऊपर की कोई अगर लागत वाला कोई बिजनेस है तो वो लार्ज स्केल हो गया। अगर कभी कभी बोल देगी 5 करोड़ से ऊपर वाला कोई अगर बिजनेस है जिसमें आपने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो लार्ज स्केल हो गया। कभी सरकार बोल देगी नहीं, अगर आपने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं एक बिजनेस में तो वो लार्ज स्केल हो गया। तो ये तो सरकार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज करती रहती है, इसीलिए इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, राइट। फिर आता है बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल का वेट क्या था, कितना उसका यहाँ पर वजन है। तो अगर वजन जो है ज्यादा है उसके रॉ मटेरियल का तो उसको हैवी इंडस्ट्री बोलेंगे, और अगर उसका रॉ मटेरियल हल्का है, एकदम लुलू टाइप का है, तो उसको लाइट इंडस्ट्री बोलेंगे। समझ रहे हो? हैवी इंडस्ट्री कैसा? जैसे मान लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब उसका जो यहाँ पर वजन रॉ मटेरियल होता है वो अपने आप में आप देखो काफी बल्की होता है ना। जैसे कि आयरन ओर, ये सब काफी बल्की होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जिसमें खाली चिप्स, और इन सब चिप्स खाने वाले चिप्स नहीं बेटा, सेमीकंडक्टर चिप्स, ये सब का इस्तेमाल होता है, तो वो रॉ मटेरियल बड़ा हल्का होता है, ठीक है, लाइट वेटेड होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स है ना। अब बल्ब है, अब बल्ब का वेट कितना ही होता है, टंगस्टन लगाना है अंदर साहब, उसमें बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है ना, कितना ही वेट होता है उसका, तो उसको हम लोग लाइट इंडस्ट्री की तरह बोल सकते हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस प्रकार से क्लासिफाई करना चाहते हो, उस प्रकार से क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक और क्लासिफिकेशन, ये तो हो गया ना, ये तो रिपीट हो गया भाई। अब आते हैं सीधे हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। देखो मैंने आपको मतलब बता दिया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर को अपना रॉ मटेरियल यूज करती है, ठीक बात है। यहां हमको 3 पढ़ना है, कॉटन, एक पढ़ना है शुगर, एक पढ़ना है हमको जूट, ठीक है। अब देखो कॉटन टेक्सटाइल जो है ये कॉटन का इस्तेमाल करती है एज अ रॉ मटेरियल। शुगर इंडस्ट्री में शुगर का इस्तेमाल हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल, राइट है ना। और ये आपका एग्रो बेस्ड। सिमिलरली जूट की भी आप क्या करते हो, खेती करते हो ना। तो हम लोग देखते हैं जूट कहाँ मिलता है, हमको खेती करते हैं वेस्ट बंगाल में मिलता है ना, वेस्ट बंगाल में मिलता है। शुगर केन कहाँ मिल रहा था ज्यादा, हमने देखा था लास्ट वाले एक लेक्चर में, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में, सॉरी उससे पहले वाले एग्रीकल्चर में देखा था हमने, जूट कहाँ मिल रहा है, वेस्ट बंगाल में। शुगर केन कहाँ मिल रहा था, यूपी में, है ना। ऐसे कॉटन कहाँ मिल रहा था, महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से आप अगर थोड़ा मिला के चलोगे सबको तो आपको इजीली रिकलेक्ट भी हो गया कि हाँ सर ये, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब वो सारी इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल आपका कैसा है, वो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर बेस्ड है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड आपका रॉ मटेरियल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब जरा देख लेते हैं जल्दी से। देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर पहली इंडस्ट्री टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है ना। अब देखो हम कोई भी इंडस्ट्री की बात करेंगे,
चाहे हम एग्रो बेस्ड करें, चाहे मिनरल बेस्ड करें, चाहे हम लार्ज स्केल करें, चाहे स्मॉल स्केल, कोई भी इंडस्ट्री है, एक बात मुझे बताइए, कोई भी इंडस्ट्री होगी तो उसमें हमेशा एम्प्लॉयमेंट होगा कि होगा? होगा ही होगा भाई। कोई इंडस्ट्री बिना लोगों के थोड़ी चल पाएगी, लोग तो काम कर ही रहे होंगे उसमें। तो इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री है तो वो एम्प्लॉयमेंट देगी ही देगी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर कभी कोई पूछ लिया गया कि भैया इस फला इंडस्ट्री के बारे में लिखो, सीमेंट इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सबसे बड़ी बात एक बात कॉमन होगी सब इंडस्ट्री में, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले लिख देना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि हर इंडस्ट्री में बिना आदमी के थोड़ी काम हो जाएगा, तो लिख देना, ठीक है। अब देखो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। देखो कभी भी कोई इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, ये खाली टेक्सटाइल का नहीं, सबकी बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पहला चीज तो कोई इंडस्ट्री है तो प्रोडक्शन हो रहा होगा। दूसरा, प्रोडक्शन कैसे होगा? लोगों से, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है, सिंपल बात। और तीसरा, जाहिर सी बात है, जब आप कोई चीज प्रोड्यूस कर लोगे, आपने प्रोडक्शन किया, अब आप उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और जब आप बाहर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया आएगा, है ना। आपने डेयरी मिल्क बनाया, आपने उसको बाहर बांग्लादेश को भेज दिया, तो बांग्लादेश को भेजा, बांग्लादेश क्या करेगा? आपको पैसा देगा, फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? इंडिया पहुंच, फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? इंडिया पहुंचेगा। क्लियर बात। अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ध्यान रखना, इट इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज सेल्फ रिलायंट। अब सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए, जैसे मान लीजिए उसको कॉटन चाहिए, तो कॉटन वो खुद प्रोड्यूस भी कर रहा है, और कॉटन वो खुद यूज भी कर सकता है, और वो खुद ही उसकी शर्ट बना सकता है ना। तो ये क्या है? सेल्फ रिलायंट। लेकिन जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अब ऑटोमोबाइल को क्या करना पड़ता है? दूसरे इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील पे डिपेंडेंट होना पड़ता है कि नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए हम और भी किसी इंडस्ट्री की बात करेंगे, मतलब बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सेल्फ रिलायंट है, इसे किसी और की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है, ठीक है ना। सो ओनली इंडस्ट्री विच इज सेल्फ रिलायंट इज आपकी कौन सी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और क्यों? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल ही क्या होता है? ये खुद अपना ही रॉ मटेरियल यूज कर लेते हैं, एज सिंपल एज दैट, है ना। ये अपना ही रॉ मटेरियल को यूज कर लेते हैं, तो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इससे बन जाते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन से क्या बनेगा? कॉटन यार्न होगा, उसकी स्पिनिंग होगी, वीविंग होगी, और फिर एक शर्ट यहाँ प्रॉपर बन जाएगी। अभी मैं आपको कॉटन में समझाऊंगा कि ये वीविंग और ये स्पिनिंग, इन सब में फर्क क्या होता है, व्हाट इज दिस यार्न, व्हाट इज ऑल दिस, समझते हैं इसको। यहाँ बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कॉटन टेक्सटाइल की, तो कॉटन टेक्सटाइल में क्या होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉटन इंडस्ट्रीज की। तो एशियन टाइम्स में, यानी कि पहले के टाइम की बात अगर हम करें, तो उस वक्त आप देखोगे तो कैसे ही चीजें बनाई जाती थी? हैंड से, हाथ से चीजें बनती थी, हैंड स्पिनिंग हुआ करती थी, हाथ से ही लोग बुनते थे, वीविंग हुआ करती थी। आपने देखा होगा स्वेटर कैसे बनते हैं? हाथ से बनते थे, लोग बुनते थे। आजकल तो बढ़िया चले जाओ तो आपको यूएस पोलो, है ना, एलन सॉली, और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आजकल के हैं, जिसकी आपको क्या, आपको शर्ट या वॉट एवर इट इज यू वांट टू बाय, यू कैन बाय। लेकिन मुझे ये ब्रांड पसंद है, तो आप देख लो ना, मेरा ब्रांड ये है, ठीक है। तो बेसिकली क्या टेक्निक्स जो है एंशिएंट टाइम्स में कैसी होती थी? आप देखोगे दादी नानी लोग हैंड स्पिनिंग करते थे, हैंड वीविंग कर रहे हैं, है ना। और ये सब ट्रेडिशनल मेथड हुआ करते थे, पहले इस्तेमाल होते थे। लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में आप देखोगे तो पावर लूम्स आ गए हैं। अब पावर लूम का मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं हुआ, ध्यान रखना। तीन चीजें होती हैं, एक तो आपका ये हो गया, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड, है ना, ये सब आप यूज कर रहे हो, जिसको हम बोल सकते हैं हैंडलूम। आजकल देखते हो मेला मेला लगता है, मेला आय का मेला लगा है, हैंडलूम्स का आइटम, हैंडलूम, हाथ से बना हुआ। फिर एक होता है पावर लूम, आज के टाइम में क्या चलने लगा? पावर लूम। फिर उसके बाद क्या चलने लगा? मिल्स। तो ये आप समझ लो, हैंडलूम मतलब हाथ से, पावर लूम मतलब ठीक है कुछ आप यहां पर इंडस्ट्री लेके आए हो, बट ये ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, स्टिल इतना हाई प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। बट मिल्स के अंदर आप देखोगे बहुत हाई लेवल में प्रोडक्शन जो है होता है, मतलब क्वांटिटी ऑफ चीजें जो आपको प्रोड्यूस करनी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम्स में ये तरीके होते थे, यानी कि हैंडलूम्स चलता था। एंशिएंट टाइम्स में आपको हैंडलूम्स देखने को मिलेगा, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में आपको पावर लूम भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही होंगी। इससे आउटकम क्या मिला? जब आपने पावर लूम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो क्या आउटकम होगा? सिंपल सी बात है, अगर आप कोई आप नया टेक्नोलॉजी ले आओगे तो उसकी पहली वाली टेक्नोलॉजी जो लोग हाथ से बना रहे थे अभी तक, अब पता चला 5 दिन लग रहा है एक स्वेटर बुनने में। अब आपने क्या किया? आपने पावर लूम लगा के आपने एक दिन में 50 स्वेटर बना दिए। फर्क आ गया कि नहीं? 5 दिन में एक स्वेटर, 50 एक दिन में 50 स्वेटर, कितना फर्क पड़ गया। तो इसका मतलब जब पावर लूम्स आए तो उससे फर्क क्या पड़ा कि ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज थी उनको सेटबैक मिल गया। यानी कि सेटबैक मतलब वो थोड़ा सा शॉक में गए कि भैया हमारा बिजनेस तो खत्म, है ना। दूसरा, दे कुड नॉट कम्पीट विद द ब्रिटिश मेड मिल मेड क्लॉथ। अब आप भले ही यहाँ पर ले आए मॉडर्न इंडस्ट्रीज, भले ही आप ले आए पावर लूम ले आए,
बट स्टिल आप देखोगे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जब सफर करी तो अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हमारी वैसे भी कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी विद द ब्रिटिश मेड मिल मेड क्लॉथ, उनसे कंपेयर नहीं कर पा रही थी। बट नाउ व्हेन यू हैव दिस पावर लूम तो कुछ कॉम्पिटेंसी हो पाएगी, है ना। और तीसरा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है वो भी खराब थी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश वाले लोग जो बना रहे थे वो मिल से बनाते थे, और जब आप मिल से बनाओगे तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी, की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। तो मिल से बनी हुई चीजों की क्वालिटी अच्छी है और उनकी क्वांटिटी भी अच्छी है, लेकिन हमारी ट्रेडिशनल मेथड यानी हाथ से बनी हुई चीजों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, यानी फिनिशिंग भी इतनी अच्छी नहीं होगी, और बन भी देर में पाएगी, 5 दिन में एक स्वेटर बन पाएगा। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल्स का किस सिनेरियो था, पहले क्या था एंशिएंट टाइम्स में, हैंडलूम्स, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, हम पावर लूम्स की तरफ आ गए, राइट। लेकिन जब हम मिल्स की बात करते हैं तो भारत के अंदर पहला सक्सेसफुल मिल जो बनती है, टेक्सटाइल मिल बनती है, वो स्टैब्लिश होती है मुंबई में इन 1854, ठीक है ना। ये एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ब्रैकेट में दिया गया है, यानी कि उसमें बॉक्स में दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल ये होता है कि ठीक है सर हम समझ गए कॉटन टेक्सटाइल के यहाँ पर पहले कैसा था एंशिएंट टाइम्स में और अब मॉडर्न टाइम्स में क्या था। अब एक सवाल ये बनता है कि सर कॉटन टेक्सटाइल की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। देखिए अर्लियर क्या होता था, अर्लियर कहां पर लोकेशन होती थी, जहां पर कॉटन फील्ड्स होती थी, यानी कि जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है पहले वहीं पर इसकी लोकेशन हुआ करती थी। क्यों, क्योंकि खेत के पास ही जहां कॉटन फील्ड्स होंगी वहीं पर आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, वहीं पर आपको लेबर, वहीं आपको क्या मिल जाएगा, आपको लेबर मिलेगा, वहीं आपको मार्केट मिल गया, और ट्रांसपोर्टेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्ट से भी आप बच जाओगे। तो अर्लियर टाइम्स में लोकेशन क्या होती थी कॉटन इंडस्ट्रीज की, ये वहीं होते थे जहां पर कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स होंगी, जहां कॉटन उगाई जा रही है वहीं पर आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। लेकिन अब प्रेजेंटली आप देखोगे कि देयर इज अ डिफरेंस, एक चेंज हुआ है कि जो स्पिनिंग होता है ना, स्पिनिंग वो कंटिन्यू टू बी इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स। स्पिनिंग आपका कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स में ही हो रहा है, यानी कि जहां पर ये कॉटन उग रही है स्पिनिंग वहीं पर हो रहा है, लेकिन वीविंग जो है वो आपका अब डिसेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या, पूरे इंडिया में अलग अलग जगह वीविंग हो रही है कॉटन की। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया, मान लीजिए बिहार में एक तरीका है वीविंग करने का, है ना, बिहार में एक तरीका है वीविंग करने का, वहीं आप जाओगे तो यूपी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप लखनऊ गए तो लखनऊ में आपको चिकन का जो है ना, चिकन का आपको वीविंग मिल जाएगा, है ना, बिहार में आपको अलग प्रकार का वीविंग मिलेगा, है ना। आप महाराष्ट्र चले जाओगे तो वहां अलग प्रकार से वीविंग हो सकती है, हो सकता हो आप पंजाब पहुंच जाओ तो वहां अलग प्रकार से वीविंग होगी। तो बेसिकली क्या है, ये स्पिनिंग और वीविंग का फर्क क्या है वो समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक कॉटन का प्लांट है, ठीक है ना, ये आपका एक कॉटन की पत्तियां हैं, ठीक है, और ये इसमें आपको देखो दिख रहा है कॉटन लगी हुई, ठीक है ना, ये कॉटन है। अब क्या कर रहे हैं कि आपने इस कॉटन को प्लग कर लिया, क्या किया, आपने इस कॉटन को प्लग कर लिया, ठीक बात है। अब क्या होगा कि ये कॉटन का जो आपने देखा ना, ये प्लकिंग जो हुई है, इसमें होते हैं फाइबर्स, पतले पतले रेशे टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इसमें पतले पतले रेशे होते हैं। इन फाइबर्स को पहले क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, ठीक है। आप इनको अलग अलग कर रहे हो, यानी कि सेपरेट कर रहे हो, और सेपरेट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर इनको स्पिन करोगे। स्पिन मतलब जैसे मान लीजिए एक रेशा ये बना, एक रेशा ये बना, एक रेशा ये बना, एक रेशा ये है। अब क्या करोगे कि आप इन सभी को क्या करोगे, स्पिन करोगे, ऐसे पकड़ के आपने इसको घुमाने लगे, तो आपको समझ में आ रहा है ना, कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कैसे बन जाएगा। तो ये जो पतला पतले रेशा थे ये एक मोटा क्या बन गया, यार्न बन गया, क्या बन गया, यार्न बन गया। यार्न मतलब मोटा थ्रेड टाइप का फॉर्म हो गया, थ्रेड टाइप का ये फॉर्म हो गया, क्लियर है। तो बेसिकली यहां क्या हुआ कि ये हमने स्पिनिंग जो है ये तो हमने वही रखी है जहां क्रॉप अभी ग्रो हो रहा है, स्पिनिंग वही होगी, यानी धागे वही बनेंगे, लेकिन धागे बनने के बाद अब जब फैब्रिक बनने की बात आ रही है, शर्ट बनने की बात आ रही है, तो वीविंग में क्या होता है कि इसी थ्रेड्स को, ये एक प्रकार का थ्रेड हो गया, ऐसे हमने यहां पर और भी थ्रेड बना लिए, हमने और भी थ्रेड बना लिए, ठीक है। अब हम इन सब थ्रेड्स को, जैसे मान लो हमने ये भी थ्रेड बना लिया, ये हो गया, और हमारे पास कुछ ये थ्रेड्स भी रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये भी थ्रेड्स रखे हुए हैं, समझिएगा जरा, समझा देता हूं, थ्रेड्स रखे हुए हैं। अब क्या होगा कि ये थ्रेड और ये थ्रेड जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं और जो वर्टिकल वाले हैं, ये एक दूसरे पर क्या कीजिएंगे, वीविंग होगी, इनकी बुनाई होगी। तो आप देखो क्या स्वेटर बनाती हैं दादी या नानी, तो एक तो पहले ऐसे लंबी लंबी लाइन बनाएंगी, 2 लाइन बना ली, 3 बना ली, फिर उसकी वर्टिकल लाइनें बनाती है। तो वीविंग कैसे होती है, हमेशा ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, तो क्या हुआ देखो, एक फैब्रिक फॉर्म हो गया, कपड़ा बन गया, है ना, क्या हो गया, कपड़ा फॉर्म हो गया, कपड़ा बन गया। इस चीज को हम लोग बोलते हैं वीविंग होना।
बुनाई हो रही है, ये होता है वीविंग। तो बेसिकली वीविंग हमने डिसेंट्रलाइज कर दी, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के कंट्री के अलग अलग एरिया से, अलग कंट्रीज नहीं, कंट्री के अलग अलग एरिया से हम हर स्टेट का अपना ट्रेडिशनल स्टाइल रख पाए वीविंग में, इसीलिए हमने वीविंग को डिसेंट्रलाइज किया। लेकिन जो हमारा स्पिनिंग था वो वही रहा, वही हुआ जहां पर खेती हो रही है, क्रॉप बेल्ट जहां पर है, कॉटन क्रॉप्स जहां पर उग रही हैं, वहीं पर स्पिनिंग हो रही है। लेकिन अब स्पिनिंग हो गया, यानी कि इस प्रकार से चीजें बन गई। अभी फैब्रिक नहीं बना, अभी सिर्फ इतना स्पिनिंग हुआ है, ठीक है। अब फैब्रिक बनाने के लिए हमने इनको अलग अलग स्टेट भेजा, जिस स्टेट में जैसा कल्चर होगा उस हिसाब से इनकी वीविंग होती चली जाएगी। तो पहले यहां पर क्या होता था कि इंडस्ट्री की लोकेशन वहां होती थी जहां पर ये रॉ मटेरियल मिलेगा। लेकिन अब क्या प्रेजेंटली देखने को मिलता है कि स्पिनिंग तो अभी वहीं पर होती है, लेकिन वीविंग को हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया है ताकि हम अदर ट्रेडिशनल स्किल्स को भी इंक्लूड कर पाए, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। अब ये जो कॉटन टेक्सटाइल है, इसका एक बहुत ही क्लोज लिंक है किससे? एग्रीकल्चर से, राइट। क्योंकि खेती हो रही है, कॉटन उगाई जा रही है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कॉटन इंडस्ट्री के लिए या कॉटन टेक्सटाइल के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए ये एग्रीकल्चर चीज भी हो गया एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स। किसानों को भी यहाँ पर नौकरी में वो मिल जाती है, लिविंग मिल जाती है, क्योंकि जब ये लोग शर्ट बनाएंगे तभी तो किसान लोग जो है कॉटन की खेती करेंगे, तभी तो कॉटन से क्या जल्दी जल्दी कॉटन ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, वो लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि ज्यादा डिमांड है, तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो मतलब वही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हैंड इन हैंड जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये इंडस्ट्री जो है इसके काफी क्लोज लिंक्स हैं किससे? एग्रीकल्चर से, क्योंकि एग्रीकल्चर के थ्रू ही फार्मर्स को लिविंग मिलती है ना। ये जो कॉटन बॉल जो प्लग करी जाती हैं उसके लिए वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, वो वर्कर्स उन कॉटन बॉल्स को प्लग करते हैं, फिर उसकी गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग मतलब कलर करना फैब्रिक को, डिजाइनिंग कपड़े पे कुछ डिजाइनिंग बनाना, पैकेजिंग उसको पैकेज करना, टेलरिंग सिलना, स्विंग, ये सब करना होता है। तो आप सोचो कि एक कॉटन टेक्सटाइल कितने सारे चीजों को इंपैक्ट कर रही है, कितने सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि धागों को खाली बनाना है, कॉटन को प्लग करना, दैट्स इट, नहीं। शर्ट बनाने से, कॉटन को उगाने से लेकर जहां पर किसान इन्वॉल्व है, से लेकर शर्ट बनाने तक जहां तक दर्जी इन्वॉल्व है। अब सोचिए, एक किसान से लेकर एक दर्जी तक सब इन्वॉल्व इसमें होते हैं। एक शॉपकीपर भी है जो इन शर्ट्स को बेच रहा है। ये सब चीजें हैं आपको समझनी है। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स, अब इंडस्ट्री जो कि डिमांड क्रिएट करती है, सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज, और भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, जैसे कि आपको केमिकल्स, आपको डाइज। अब डाई किस पे कराओगे? डाई इंडस्ट्री चल रही है, केमिकल्स है। अब मान लो हमें कपड़े पे क्या करना है, अब हमें कपड़ा गंदा हो गया है ना, कोई हमने खाना खा रहे थे, बढ़िया हम खा रहे थे, उसमें पनीर टिक्का मसाला, और मसाला जो है हमारी शर्ट पे गिर गया। अब मसाला गिर गया तो वो शर्ट गंदी हो गई। अब शर्ट घर में धुलेगी नहीं क्योंकि दाग अच्छे हैं। अब दाग अच्छे हैं तो हमको उसको धुलवाना पड़ेगा, उसके लिए हम ड्राई क्लीनिक के डालते हैं। तो ड्राई क्लीनर्स या लॉन्ड्री वाले लोग जो है केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखो एक कॉटन किस प्रकार से केमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। हमें कोई दुपट्टा है, दुपट्टा पहले व्हाइट कलर का था, उसको हमें क्या सतरंगी बनाना है, तो हम लड़कियां जाती है, ले जाती हैं, दुकान वाले को दे दिया। अब वो डाई वाले ने क्या किया, 10 तरह का कलर लगा के उसको मिला मिला के ऐसे जो है दे दिया। वो 10 तरह का दुपट्टा वट्टा ऐसे ऐसे उड़ के चल रही है ना। आजकल तो ऐसे उड़ने का भी जमाना चला गया है, आज तो दूसरा ही जमाना है। एनीवे, तो ये सब चीजें होपफुली आपको समझ में आ गई हो। तो ये मैंने आपको बता दिया स्पिनिंग और वीविंग का मतलब क्या है। वर्ल्ड सिनारियो हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्पिनिंग जो है ना वो हमारे कंट्री में वर्ल्ड क्लास है, बहुत बढ़िया स्पिनिंग है। लेकिन जब वीविंग की बात आती है तो वहां पर हम देखिए थोड़ा सा लैक करते हैं। वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हमारी वर्ल्ड क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि वीविंग सप्लाईज जो है वो लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, मतलब हमारे पास अभी इतना अच्छी क्वालिटी के, हमारे इतने अच्छे एडवांस्ड, हमारे पास अभी इंडिया में इतने अच्छे एडवांस्ड हम कह सकते हैं कि वीविंग यूनिट्स नहीं है, है ना। हमारे पास इतने अच्छे, हम वीविंग यूनिट छोड़ दो, हमारे पास एडवांस्ड इतने अच्छे अभी वीविंग इंडस्ट्रीज नहीं है, यानी कि जहां पर वीविंग, जहां पर सप्लाईज ये हो पाए, तो लो क्वालिटी का फैब्रिक बनता है। हमारे पास धागे बड़े अच्छे होते हैं, हमने बड़े अच्छे यहाँ पर धागे बनाए हुए हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर क्वालिटी के थ्रेड्स होते हैं। लेकिन जब इनको हमें बुनने की बात आती है, जब इसको हम बुनने की बात करते हैं, वीव करने की बात करते हैं, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि हम मजबूत कपड़ा नहीं बनाते। कभी होता है ना, कपड़ा हम लोग ऐसे छू के देखते हैं, ऐसे लगता है कि हम कपड़ा टच करते हैं, ऐसे लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं कपड़ा के, हमसे ज्यादा कोई। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, शॉपिंग करने जाओगे तो क्या करते हो, दुकान में बैठ जाओगे और कपड़ा दुकान वाला फेंकेगा तो पहले ऐसे छू के देखते हैं, ऐसा लगता है कि सारा रेशम की जान हम ही के पास, हम बता देंगे अभी कौन सा रेशम लगा हुआ है। अब हम छू के देखते हैं तो क्या है ये। कभी कभी क्या होता है, कुछ कपड़े इतने हल्के वीव हुए होते हैं कि पता चला अब हम पैजामा पहने हुए हैं और पैजामा टाइट बहुत है और हम ऐसे बैठ गए ऐसे, तो नीचे से चर्र हो जाएगा। तो क्या, खराब क्वालिटी का फैब्रिक।
है ना, कपड़ा फट गया, कपड़ा सिकुड़ गया, कई बार शिकायत सुने होंगे, अरे कपड़ा रंग छोड़ दिया। तो ये सब क्या है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा वीविंग क्वालिटी नहीं है, दैट इज वाई हमारी स्पिनिंग तो वर्ल्ड क्लास है बट वीविंग हमारी वर्ल्ड क्लास नहीं। अब इसके बाद चैलेंजेस भी थे लेकिन आपके सिलेबस से हट गए हैं, वरना चैलेंजेस ही बताता कि हमारी कॉटन इंडस्ट्री को चैलेंज क्या क्या है। बट शुक्र मनाइए, ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए। अभी सब लोग जहां जहां सुन रहे हो वही वीडियो को पॉज करके 2 मिनट ऊपर देखिए, बोलिए कि हे प्रभु तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए, वरना बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला था। आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग जूट इंडस्ट्री पे। अब देखो जूट इंडस्ट्री के लिए क्या क्या, जल्दी देख लो। इंडिया एक तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, बांग्लादेश है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में कहां कहां मिलेगा आपको जूट, ये तो पता ही है हमें सर, देख लिया था एग्रीकल्चर में, है ना। कहां मिल रहा है, वेस्ट बंगाल, मेनली कहां, हुगली बैंक्स के अलॉन्ग हमको देखने को मिल रहा है। पहली जूट मिल कहां बनी थी, मिल की बात हो रही है, मिल, है ना, एक हैंडलूम, एक पावर लूम, फिर मिल। मिल की बात कर रहा है तो कोलकाता, है ना, रिश्वा में। कहां बनी थी, 1855 में। देखो जब पार्टीशन हुआ 1971 में, बांग्लादेश बन गया और हम भारत, इधर भारत है और बांग्लादेश बन गया, यानी ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया और ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया, बांग्लादेश बन गया। तो जो हमारे जूट प्रोड्यूसिंग जो हमारे एरियाज थे, 3/4 एरियाज बांग्लादेश में चले गए और सिर्फ 1/4 एरिया हमारे पास रह गया। तो हम जूट का प्रोडक्शन उतना धांसू नहीं होता हमारा ना, तो जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया, है ना। बट 3/4 जो है वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है, जूट मिल्स तो हमारे पास रह गई। जो जूट मिल्स लगाई थी वो तो हमने अपने हमारे यहाँ ही रह गई, क्योंकि हुगली के पास लगी थी, वो नदी हमारे यहाँ बह रही है। तो जूट मिल्स तो रह गई, लेकिन जो 3/4 एरिया था जूट प्रोडक्शन का, वो बांग्लादेश चला गया। तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना। बट फिर भी आप देखो इंडिया इज द लार्जेस्ट, हमारे पास कम जगह है, कम जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज है, उसके बाद भी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पर हैं। अब व्हाट आर द फैक्टर्स, लोकेशन, जूट इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, उसके क्या फैक्टर्स है, किस चीज पे, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाए कि जूट इंडस्ट्री यहाँ लगाई जाए। जैसे पहला है क्लोज टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी कि जहां पर जूट प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर लगाई जाए। पहला तो फैक्टर यही है कि जहां जूट प्रोडक्शन करो वहीं पर इसको लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ। क्यों, क्योंकि वहां पर चीप वाटर अवेलेबल है। चीप वाटर मतलब सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। आप सस्ते तरीके से आप जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको पानी वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ओपी हैं, रोड्स, रेलवेज, आप देखोगे सब बहुत धांसू बने हुए हैं, है ना। अलाउइंग स्मूथ मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू मिल्स, मिल्स तक आसानी से रॉ मटेरियल जो है वो पहुंच सकता है। तो ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ओपी हो गई। एंड देन पॉइंट नंबर 3, अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए बहुत पानी है, बहुत अधिक मात्रा में पानी है, इतना पानी कि आपको डूब मरने के लिए काफी होगा। तो बेसिकली अबंडेंट वाटर वहां पर अवेलेबल है, बहुत अबंडेंट वाटर है, और ये जो अबंडेंट वाटर है उससे हम लोग जूट की प्रोसेसिंग यहाँ पर कर पाते हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा चीप लेबर भी आपको बंगाल में मिल जाएगी, दैट इज वाई यहाँ पर इंडस्ट्री को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर, ये भी है, कोलकाता आपका एक बड़ा शहर है वहां पर, और वो आपको बैंकिंग सर्विस, वो आपको इंश्योरेंस और वो पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, किसको, और जूट गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए, है ना। एक्सपोर्ट्स के लिए इंश्योरेंस करा देगा, इंश्योरेंस का बैंकिंग करा देगा, एंड ऑल दीज रीजन जो है वो यहाँ पर इसके हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग शुगर इंडस्ट्री पे। अब देखो इसमें भी ज्यादा कुछ दिया नहीं है, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई हैं, शुगर इंडस्ट्री के लोकेशन से लेकर चैलेंजेस सब कैंसिल हो गए। बचा क्या है, इंडिया जो है देखिए यहाँ पर सेकंड इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर के प्रोडक्शन के मामले में भारत सेकंड नंबर पे है। और अगर हम पहले नंबर की बात करेंगे तो इंडिया इज फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी। तो हम भले ही यहाँ पर शुगर के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे हैं, लेकिन गुड़ के प्रोडक्शन में और खांडसरी के प्रोडक्शन में हम लोग नंबर 1 है, ठीक है ना। और कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पर यूज होता है शुगर प्रोडक्शन के लिए, अगर इस पर भी देखेंगे तो मटेरियल कैसा होता है, बल्कि होता है ना। अब शुगर प्रोडक्शन कैसे करोगे आप, शुगर केन से करोगे ना, और शुगर केन हल्का तो है नहीं कि आपने बस उठा लिया, शुगर केन भी भारी होते हैं, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल उसका हैवी होता है, ठीक है। और दूसरा, इन ट्रांसपोर्टेशन, जब आप इस शुगर केन को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो शुगर मिल्स तक, ताकि हम शुगर का प्रोडक्शन करें, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो शुगर केन का कंटेंट है, सुक्रोज कंटेंट, वो डिक्लाइन होता है ना, समझ रहे हो ना। तो उसका सुक्रोज कंटेंट, यानी कि वो चीज जो शुगर केन को मीठा बनाता है, वो चीज धीरे धीरे क्या होता है, वो कम होने लगता है। और इसीलिए कहते हैं कि शुगर मिल्स जो है वो शुगर केन के पास ही होनी चाहिए, शुगर केन के फील्ड्स के पास होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर बहुत दूर, पता चला शुगर केन का खेत यहाँ पर है और पता चला आपकी शुगर केन इंडस्ट्री यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक जब तक शुगर केन पहुंचेगा उसका पूरा मिठास निकल गया। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ शुगर केन के फील्ड्स हैं वहीं पर आपको शुगर मिल लगानी पड़ेगी, ताकि उसका सुक्रोज कंटेंट जो है वो यहाँ पर खत्म ना हो, जो उसको मीठा बनाता है, क्लियर है।
अब ये जो शुगर केन है ना, ये सीजनल होता है नेचर में, आपको पता है शुगर केन की खेती जो है ना वो सीजनल है, यानी कि साल में एक ही बार यहाँ करी जाती है। अब इसीलिए चूंकि उसकी खेती साल भर एक ही बार करी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल जब खेती उसकी हुई तो शुगर केन बहुत क्वांटिटी हमारे पास है, हमने उसको उठा के शुगर मिल भेज दिया। शुगर मिल ने क्या किया, उसको प्रोसेस करके शुगर बना लिया, वॉट एवर इट इज, जो भी बनाना चाहते हैं वो बना लिया हमने। अब बाकी कुछ 6 महीने काम चला, लेकिन 6 महीने अब शुगर केन निकल चुका है खेत से, सारा शुगर केन खत्म हो गया। वो बाकी 6 महीने तक उन शुगर मिल्स को बंद रहना पड़ता है या फिर लो प्रोडक्शन पे काम करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो शुगर इंडस्ट्रीज है इनको कोऑपरेटिव सेक्टर के पास होना चाहिए। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि जहां पर कई सारे किसान मिलकर कोऑपरेट करके एक दूसरे के फंड्स को कलेक्ट कर सकते हैं, साथ में मिलकर इंडस्ट्री बना सकते हैं, है ना। जब उन्हें खेती करनी थी खेती कर ली, खेती करके उसको मिल को भेज दिया, मिल में काम हुआ। अब जब मिल बंद हो गई यानी कि शुगर केन का सारा काम खत्म हो गया, तो वही किसान लोग हैं तो दूसरा काम करेंगे, तो वो दूसरा कोई चीज़ को कमाई कर लेंगे, है ना। फिर जब शुगर केन का टाइम आएगा फिर वो उस इंडस्ट्री को चालू कर सकते हैं, तो इसलिए कोऑपरेटिव बोलते हैं यार। कई सारे लोग मिलके आते हैं, कोऑपरेट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और फिर अपने फंड्स को पूल करते हैं। फंड्स को पूल करके फायदा, इससे क्या होता है, बेनिफिट्स भी शेयर हो जाते हैं। बेनिफिट शेयर कैसे हो गए कि भाई फायदा हुआ सारे किसान में बढ़ गया, घाटा भी हो गया तो सब किसान को घाटा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही को बहुत बड़ा घाटा हो गया, वो घाटा भी सब में बढ़ जाएगा, तो हर आदमी का घाटा भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कहाँ कहाँ आपको शुगर केन इंडस्ट्री मिलेगी, देखो पूरे इंडिया में यूपी और बिहार के अंदर हमने देखा भी था एग्रीकल्चर में कि यूपी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। तो आपको ज्यादातर शुगर केन कहाँ मिलेगा, शुगर केन आपको शुगर मिल्स भी कहाँ मिलेंगी, जहाँ शुगर केन मिलेगा। अब अगर यूपी शुगर केन में सबसे लीडिंग प्रोडक्शन वाला स्टेट था, तो बट ऑब्वियस बात है कि आपको यूपी में ही शुगर मिल्स भी मिलेंगी। तो 60% ऑफ द शुगर मिल्स आपको कहाँ मिल रही है, यूपी मिल रही है। इसके अलावा ये लिस्ट है जहां पर आपको शुगर केन मिल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, इसको मैं क्या ही रीड करूँ, है ना। अब आते हैं रिसेंटली हुआ क्या है कि हम एक ट्रेंड देखते हैं कि शुगर केन जो इंडस्ट्रीज है ना वो शिफ्ट हो रही है। पहले कहाँ थी, पहले ये इंडस्ट्रीज आपको साउथ कहाँ शिफ्ट हो रही है, सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। अभी हम देखते थे कि ये जो शुगर केन इंडस्ट्रीज हैं, ये अभी हमने देखा शुगर केन जो मिल्स हैं वो आपको यूपी बिहार में 60% देखने को मिल रही है। लेकिन अभी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ये शुगर मिल्स जो है वो शिफ्ट हो रही हैं और वो जा रही हैं साउथ और वेस्टर्न स्टेट्स में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 रीजन है। पहला रीजन ये, यहाँ पर आप देखोगे कि शुगर केन जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जो केन प्रोड्यूस यहाँ पर हो रहा है इन द सदर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर शुगर केन में हाई सुक्रोज कंटेंट देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर क्या, कूलर क्लाइमेट यहाँ पर आपको होता है सदर्न स्टेट्स में या वेस्टर्न स्टेट्स में, जिसकी वजह से उनके पास एक लॉन्गर क्रशिंग पीरियड होता है। शुगर केन को जो क्रश किया जाता है ना, वो पीरियड उनके पास लंबा मिल जाता है उनको, बिकॉज वहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होता है। और तीसरा चीज़ ये कि कोऑपरेटिव जो है वो यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसलिए ये 3 रीजंस की वजह से हम देखते हैं कि शुगर केन जो मिल्स हैं वो माइग्रेट हो रही है, शिफ्ट हो रही हैं फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज टू दी सदर्न एरियाज। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, क्लियर। अब आते हैं हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स को इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं एज द रॉ मटेरियल्स, उसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। अब इसके क्लासिफिकेशन में यहाँ पर क्या क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गया। अब इसे लिखा हुआ है नॉट इन सीबीएसई, ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ये ऐसा कुछ भी नहीं इस बार आपके सिलेबस में है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें कटी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें कट हैं। बहुत ही छोटा रह गया है आयरन, ये तो बहुत बड़ा होता था लेकिन अब बहुत छोटा रह गया, उतना वास्ट आयरन एंड स्टील नहीं बचा। चलिए एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ये सब देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गया, ये तो आप लोगों को पता ही है, देखिए आप लोग किताब में देख ही रहे होंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, फिर हम लोग एल्यूमिनियम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग केमिकल्स को देखेंगे, फर्टिलाइजर्स को देखेंगे, हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री देखेंगे, टेक्नोलॉजी। एक और है जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो मेंशन नहीं है, और वो है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए आइए इसको यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा है, ज़्यादा नहीं है। देखिए सबसे पहली बात सिंपल है, आयरन इंडस्ट्री जो है, आयरन इंडस्ट्री को हम लोग बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये इंडस्ट्री बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करती है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री के यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल है, यूज, ये आपको 7 पॉइंट्स हैं जो एज इट इज याद कर लीजिएगा। यही 7 पॉइंट कभी आ गया तो आप एज इट इज लिख के आएंगे, एक एक पॉइंट, दैट इज इनफ। ठीक है, देखिए टू मैन्युफैक्चर व्हाट, इंजीनियरिंग गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट और बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर गुड्स।
तो ये सब चीजें आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से यहाँ पर बन जाता है। सिंपल है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। अब आयरन स्टील इंडस्ट्री एक हैवी इंडस्ट्री है, क्यों? क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो हैवी होता है ना, सिंपल बात, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, एज वेल एज फिनिश गुड्स दोनों ही आप देखोगे तो हैवी होते हैं एंड बल्की होते हैं, है ना, इसलिए इसको और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में भी काफी कॉस्ट लगती है, इसलिए इसको हम लोग हैवी इंडस्ट्री यहाँ पर कहते हैं आयरन एंड स्टील को। अब ये कैसे बनाया जाता है, हाउ इज इट मेड, आइए देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन क्या होता है, आपको जब बनाते हो आप आयरन एंड स्टील को, आयरन को, तो बेसिकली आपको आयरन ओर चाहिए, उसमें आपको उसमें कुकिंग कोल चाहिए और आपको उसमें लाइमस्टोन चाहिए। लेकिन सर कितनी कितनी मात्रा में, इसको चाहिए 4:2:1 के रेशियो। इस रेशियो में आपको यहाँ पर ये आयरन ओर कोकिंग कोल और लाइमस्टोन को मिक्स करोगे तो आपको ये कॉम्पोजिशन मिल जाए, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज ऑफ मैंगनीज भी इसमें हम डालते हैं ताकि ये जो आयरन एंड स्टील है, ये जो आपका स्टील है वो हार्डन हो जाए। मजबूत करने के लिए हम लोग हार्ड करने के लिए मैंगनीज को यहाँ पर मिलाते हैं इस पर्टिकुलर आयरन एंड स्टील का, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ कहाँ पर लोकेशन, कहाँ पर आपको ज्यादातर इसकी वो मिलेंगी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज, तो आपको मिलेंगी छोटा नागपुर प्लेटो के रीजन में। यू विल फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आप यहाँ देख सकते हो, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आप देखो ज्यादातर कंसंट्रेशन छोटा और छोटा नागपुर प्लेटो में है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। बट सवाल यही है कि ऐसा क्यों है, आइए देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो इसके 4 रीजन है कि क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्री आपको मिलती है इस पर्टिकुलर छोटा नागपुर के लोकेशन पे। आइए देखते हैं। पहला है, यहां पर आपको लो कॉस्ट का आयरन ओर देखने को मिल जाता है। दूसरा, पहला तो ये कि आपको लो कॉस्ट का आयरन ओर मिलेगा, दूसरा आपको क्वालिटी भी उसकी अच्छी मिलेगी, है ना। हाई ग्रेड मतलब क्वालिटी उसकी क्या है, क्वालिटी ओपी होगी, ठीक है। क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी इसकी चीप लेबर, सस्ता लेबर मिल जाएगा आपको इस एरिया में, और बहुत पोटेंशियल है इस जगह, इस एरिया में ग्रोथ का, ठीक है। इन द होम मार्केट बहुत पोटेंशियल होगा, इसीलिए यहां पर ये 4 रीजंस हैं क्यों छोटा नागपुर प्लेटो में आयरन स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। देन आते हैं हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, यानी कि किस प्रकार से हम एल्यूमिनियम को स्मेल्ट करते हैं। तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम बनाने का तरीका क्या है कि बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एल्यूमिनिया बनाते हैं, है ना, एल्यूमिनिया बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एल्यूमिनियम को फाइनली यहाँ पर बना के निकालते हैं, राइट। ये तो हमने देख ही लिया था सर, ये तो मिनरल्स उसमें भी था, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी था, राइट। तो अब बात ये है कि इस चीज को करने के लिए जिस इंडस्ट्री में काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई इंडस्ट्री है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इंडिया में, तो वो कौन सी होती है, वो आपकी है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एल्यूमिनियम के, ये हमने लास्ट टाइम भी देखे थे। जैसे ये काफी हल्का होता है एल्यूमिनियम की, देखो दरवाजा ही बनते हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स भी होती है, एल्यूमिनियम फॉइल भी आता है ना। ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, जंग नहीं लगता इनके ऊपर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये मैलिएबल है, मैलिएबल मतलब कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ला सकते हैं एल्यूमिनियम्स को, ठीक है। और ये बड़ा स्ट्रांग होते हैं व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। जब आप अलग अदर मेटल से आप इसको मिक्स करोगे एल्यूमिनियम को तो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए। अब एल्यूमिनियम की यूसेज क्या है, ये 4 यूसेज है, और कहाँ कहाँ मिलता है ये सारा लोकेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सारी लोकेशन तो याद नहीं कर सकते, सबकी आप अगर मेजर 2-2 3-3 पकड़ लोगे तो भी काफी होगा। यूसेज क्या क्या है, एयरक्राफ्ट बनाने में काम आता है, ठीक है। यूटेंसिल्स बर्तन बनते हैं एल्यूमिनियम के, वायर्स बनते हैं, स्टील, कॉपर और जिंक का एक बड़ा ऑल्टरनेटिव जो है वो एल्यूमिनियम बन चुका है। लोकेशन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सारी लोकेशन आप देख सकते हैं जहां पर एल्यूमिनियम मिलेगा। नाउ बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट ये रॉ मटेरियल है यूज्ड इन द स्मेल्टर्स। नाउ स्मेल्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही बल्की होता है, ठीक है, आपका बॉक्साइट एंड डार्क रेडिश कलर्ड रॉक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट कैसा है, एक रॉ मटेरियल है जो स्मेल्टर्स में यूज होता है। ये बॉक्साइट बड़ा बल्की है, ये बॉक्साइट डार्क रेडिश कलर का यहाँ पर होता है। ये बॉक्साइट के बारे में बताया जा रहा है। अब क्या फैक्टर्स है, आपको एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कहाँ पर लगाई जाएगी, कॉटन वाली हमने देख ली, सॉरी शुगर केन वाली देख ली हमने, कहाँ लग रही है, जहां पर कॉटन फील्ड्स है वहीं लगा दी जाएगी ताकि लॉस ऑफ सुक्रोज कंटेंट देखने को ना मिले। बट अभी भी हम देख रहे हैं देयर इज अ शिफ्ट इन शुगर केन इंडस्ट्री कि वो नॉर्थ की जगह साउथ में भी शिफ्ट हो रही है। साउथ मतलब सदर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स। क्यों, 3 रीजन मैंने आपको दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट आर द फैक्टर्स कि हम क्यों एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे। पहला फैक्टर है जहां पर हमको रेगुलर सप्लाई बिजली की मिल जाएगी वहां पर हम इस इंडस्ट्री को लगा देते हैं, और दूसरा जहां पर रॉ मटेरियल जो है वो हमें एक मिनिमम कॉस्ट में मिले। अब देखो ये बात तो एक ऐसी चीज है ना, आप बताओ कि आप एक मान लो बिजनेसमैन हो, आप ऐसी जगह इंडस्ट्री क्यों लगाओगे जहां पर रॉ मटेरियल आपको महंगा मिल रहा होगा, सोचो। बट ऑब्वियस सी बात है ना, तो ये कॉमन से पॉइंट्स है, कभी एग्जाम में याद भी ना आए तो हर जगह एक पॉइंट तो लिख देना, कुछ पॉइंट लिख देना, क्या कि वहां पर कॉस्ट कम होगी, वहां पर लेबर चीप होगा,
अब कौन होगा बिजनेसमैन ऐसा जो कहेगा नहीं हमें तो महंगे लेबर ला के दो, नहीं, तो आपको चीप लेबर चाहिए। आप फैक्ट्री वहां लगाओगे जहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन कम पैसे लग रहे हो, कॉस्ट कम लग रही हो, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम लग रहा हो, लेबर चीप, लेबर आपको चीप मिल रही हो, और रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है वो हमें अच्छी चाहिए। तो हम ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं, ये सब जगह कॉमन दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, घुमा घुमा के वही सब बातें हो रही हैं, बस अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, आगे आते हैं, मूविंग ऑन टू। अब ये प्रोसेस है, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, है ना। रॉ मटेरियल आपका बॉक्साइट है, आप बॉक्साइट जो है आपने क्या किया, आपने ट्रांसपोर्ट किया रेल या शिप से, आप उसको ले आए। ठीक है, अब आपने एल्यूमिनिया बनाया, कैसे, बॉक्साइट को क्रश किया एंड उसमें एल्यूमिना डिजॉल्व आउट। ठीक है, बॉक्साइट इज क्रश्ड, एल्यूमिना डिजॉल्व आउट। एल्यूमिनियम रिफाइनरी में सब हो रहा है, बॉक्साइट क्वेरी में बॉक्साइट आप लाए, एल्यूमिनियम रिफाइनरी में एल्यूमिनियम निकाला, है ना। अब बल्क और ओर जो है वो शिप कर दिया गया स्मेल्टर्स, जहां पर एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स हैं। ठीक है, एक बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस जैसे होते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको देखो ये फोटो लगाई हुई है, यू कैन सी हियर दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, पिच फ्रॉम अ कॉलरी। इतना मत डिटेल में जाना, अभी बस इतना समझ लो कि बस ये प्रोसेस है कि आप बॉक्साइट से एल्यूमिना लाते हो, एल्यूमिना से आप एल्यूमिनियम लगा बना देते हो। इंपॉर्टेंट जो याद करने वाला है वो है क्रायोलाइट। ये एक चीज है जो आपको आपके एग्जाम के लिए याद होनी चाहिए। एक मोल्टन मेटल है क्रायोलाइट, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको एग्जाम में लिखना जरूरी होता है, तभी आप यहाँ पर एल्यूमिनियम बना दोगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम यहाँ केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। देखो सिंपल है, केमिकल इंडस्ट्रीज दोनों ही हैं यहाँ पर, आपको लार्ज केमिकल इंडस्ट्री मिलेंगी और छोटी वाली भी मिलेंगी, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। अब ये दो प्रकार की होगा, एक होगा इनऑर्गेनिक, एक होगा आपको ऑर्गेनिक। ठीक है ना, दो प्रकार से आपको यहाँ केमिकल्स मिलेंगे, एक इनऑर्गेनिक केमिकल मिलेगा और एक ऑर्गेनिक केमिकल आपको देखने को मिलेगा। अब बात यह है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं ये क्या फर्क है। देखो सिंपल सा फर्क है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं। आपको पता होगा कोई भी चीज में अगर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि अच्छा ऑर्गेनिक इज समथिंग, है ना। बता देता हूँ, सुन लो। इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे कि हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, है ना, जहां पर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं, है ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो कि इस्तेमाल होता है यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, यूज टू मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडहेसिव, पेंट्स, डाइज, स्टफ्स, ये सब आपका सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर यूज करता है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। नाइट्रिक एसिड इनऑर्गेनिक केमिकल है। अल्कलीज, सोडा ऐश, सोडा ऐश क्या, सोडा ऐश इज यूज टू व्हाट, यूज टू मेक ग्लास, यूज टू मेक सोप्स, यूज टू मेक डिटर्जेंट्स एंड पेपर, है ना। ये सब आपका इस्तेमाल कैसे बनता है, सोडा ऐश से बनता है। तो ये आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, जैसे आप देखोगे हियर यू विल फाइंड सिंथेटिक रबर। क्या मिल रहा है, सिंथेटिक रबर। आपको क्या मिल रहा है, पेट्रोकेमिकल्स, राइट, जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब में आपका ऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये चीज पर सिंपल है, जो आपको यहाँ पॉइंट्स में इसको पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स जो है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, नियर द ऑयल रिफाइनरीज। जहाँ ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, वहीं पर आपको ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स को मिलेंगे। ठीक है, केमिकल जो इंडस्ट्री होती है ये अपने आप में बहुत बड़ी कंज्यूमर, खुद को कंज्यूम करती है, यानी कि जो इनका गुड्स होते हैं या जो ये प्रोड्यूस करते हैं ये उसी का इस्तेमाल करते हैं फर्दर और काम करने के लिए। इसलिए बोल रहा है केमिकल इंडस्ट्री जो है इज ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, वो खुद सबसे बड़ा केमिकल इंडस्ट्री का कंज्यूमर कौन है, वो खुद सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है केमिकल इंडस्ट्री का, वो खुद। यानी केमिकल इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है वो उसको खुद भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। नाउ बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग, केमिकल्स होते हैं वो प्रोसेसिंग उसकी होती है ना, टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। हम लोग अदर केमिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं, ये कई बार हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी देखा होगा, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर चलती हैं। आगे आते हैं, हम आते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब हम आते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर सेंटर अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ। अब ये देखो बेटा सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हैं बस जो याद करने हैं। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजर्स बनाएंगे, सिंपल बात है ना। तो जैसे आपको एक फर्टिलाइजर मिलता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, अभी सब फर्टिलाइजर्स हो गए, नाम के आगे लिखा भी है ना। मेनली आपका यूरिया होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सब प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हो गया, जैसे अमोनियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है, जैसे और भी ऐसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनाती है केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जिसमें आप देखोगे नाइट्रोजन है, जिसमें आप देखोगे फॉस्फेट है, जिसमें आप देखोगे पोटैश है। ठीक है, तो ऐसे और भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फर्टिलाइजर्स बनते हैं जिनमें आपको नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश का कंटेंट देखने को मिलता है।
तो केमिकल इंडस्ट्री इज लाइक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज एज सिंपल एज दैट कि फर्टिलाइजर्स बनाएगा, नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक, अमोनिया, है ना, ये सारे फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं। और ऐसे फर्टिलाइजर्स भी जिसमें आपको नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर आपको लोकेशन मिलेगी इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की? गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, केरल हो गया, इन सब जगह आपको मिलेगा। ठीक है। अब एक सीमेंट इंडस्ट्री, अब सीमेंट इंडस्ट्री घर बनाने का काम आएगा। इसमें क्या ही पढ़ाऊं मैं, है ना। सीमेंट इंडस्ट्री क्या बनेगा? घर बनेगा, ब्रिज बनेगा, आपको रोड्स बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, डैम बनेगा, ये सब कंस्ट्रक्शन में काम आता है। कुल मिला के ये है। तो ये जो इंडस्ट्री है, इसका जो बल्कि होता है, इसका रॉ मटेरियल, वो क्या है? रॉ मटेरियल्स की क्या होते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के? लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। ये 3 पॉइंट याद रखना कि भाई इस सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, ये 3 आपको पता होना चाहिए। पहली जो सीमेंट प्लांट था वो सेटअप किया गया था चेन्नई में 1904। बस यही 3 पॉइंट है, कभी आ गया तो लिख देना, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। आईटी में क्या है भाई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीफोन है, ये सब आपका जो आज आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, सेलुलर चीजें, जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या क्या आता है? टीवी आता है ना, आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हो गए, टेलीफोन्स हो गया, सेलुलर टेलीकॉम हो गया, टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, रडार्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गया, इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के इक्विपमेंट जिसमें टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो वो आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है। अब बहुत सारा इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। अब बता दो जरा कौन सी इंडस्ट्री में है जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा? सारी इंडस्ट्री में। तो बकवास पॉइंट है। बेंगलुरु को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये एक फैक्ट है, आपके एनसीईआरटी में दिया है ना। जैसे महाराष्ट्र को हम लोग, मुंबई को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल कैपिटल, है ना। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, वैसे ही आपका बेंगलुरु इज द क्या? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। अब इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु हो गया ना। इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ कहाँ आपको आईटी इंडस्ट्री मिलेंगी? यहाँ पर आपको, जैसे बेंगलोर हो गया, यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। बेंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, बहुत सारे, जैसे नोएडा में काम कर रहे हैं बहुत सारा आईटी इंडस्ट्री वाले लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं। मुंबई हो गया, चेन्नई, हैदराबाद, ऑल दिस। और इस वाले सेक्टर में कंटिन्यूइंग आपको ग्रोथ देखने को मिलती है इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है और बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से बनती जा रही हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्री यहाँ पर होती है। ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी गाड़ियाँ बनाना, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करना है, पैसेंजर को भेजना है, व्हीकल्स यहाँ पर होगा। इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, बंगलौर। तो सब तो याद नहीं कर पाओगे, तो अगर याद भी करनी है तो आप गुरुग्राम जरूर याद रखना। आप यहाँ पर ये पुणे, मुंबई, मेन सिटीज जो भी दिमाग में आए सब लिख देना। ठीक है। अब आते हैं, आपका लास्ट वाला पोर्शन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वाला, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। 4 तरीके से होता है पॉल्यूशन: एयर, वाटर, लैंड और नॉइज का पॉल्यूशन, है ना। यही 4 पॉल्यूशन हो रहे हैं। हवा का पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर हो रहा है, लैंड हो रहा है, नॉइज। अब देखो याद करने का तरीका क्या है कि सभी पॉल्यूशन में क्या होगा? कॉमन चीजें बताता हूँ। देखो सभी पॉल्यूशन में एक तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, सब जगह लिख सकते हो कॉमन पॉइंट, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। सब में आप देखोगे कि ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट हो रही है। सब में आप देखोगे कि क्या आपका जो स्पीशीज है, आपकी जो स्पीशीज है, कैसी स्पीशीज? अरे बर्ड स्पीशीज हो गई, है ना, या फिर आपके जो पानी में जानवर रहते हैं, मरीन एनिमल्स हो गए, ये सब इंपैक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर एयर क्वालिटी खराब हुई तो बट ऑब्वियस बात है कि बर्ड्स खल्लास, वाटर क्वालिटी खराब हुई तो मरीन खल्लास, फिर लैंड क्वालिटी खराब हुई तो ये दोनों ही खल्लास। समझ रहे हो ना। तो ये कॉमन पॉइंट्स है, बेवकूफ बनाने के लिए लिख सकते हो, कभी कुछ याद ना आए तब पहली बार मत लिख देना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे इन पॉइंट्स को रिकलेक्ट कैसे करोगे? कोई भी डिग्रेड कैसे होगा? हवा में कुछ गंदगी है तो क्या आदमी खत्म हो जाएगा, जानवर खत्म हो जाएंगे, चिड़िया खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे करके देख लेते हैं। देखो एयर पॉल्यूशन क्या क्या कॉजेज है। अब देखो जिन पे पॉइंट सर्कल कर दूंगा वो की पॉइंट होगा इन पॉइंटर्स का, 5 होगा। देखो पहला वाला क्या है? अनडिजायरेबल गैसेज है। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अनडिजायरेबल गैसेज हैं जो क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरा एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर। तो आजकल सुनते हो ना दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो गया है, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो क्या कल तुम बताते ना 2.5 480 क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो क्या उसमें देखते हैं? पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि यहाँ पर डस्ट, यहाँ पर स्मोक और ये स्प्रे मिस्ट, ये देखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद स्मोक से भी क्या होता है? आपका पॉल्यूशन हो रहा है। फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। और टॉक्सिक गैसेस का लीक, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो हो रहा है। तो ये आपका एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे, यानी कोई भी इंडस्ट्री से पानी गंदा निकला उसको नदी में डाल दिया, नाले में से बहा दिया। कॉज्ड बाय कैसे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू, है ना, एफ्लुएंट्स के थ्रू जो डिस्चार्ज किया जाता है इन रिवर्स में, उसके थ्रू वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ना। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंडस्ट्रीज की है, और यही वाटर पॉल्यूशन को यहाँ पर कर रहे हैं ना। व्हाट आर द की रीजंस? क्या क्या हो सकते हैं आपका
देखो एक होता है पेपर, पल्प, राइट। तो ये इंडस्ट्रीज हैं आपकी जो यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही हैं वाटर पॉल्यूशन को, राइट। वाटर पॉल्यूशन आपका इन सारी इंडस्ट्रीज से आपको देखने को मिल रहा है। कोई भी इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली जब कोई चीज़ का प्रोडक्शन करती है तो उसमें जो भी पानी होता है वो पानी जब निकलता है तो वो पानी जब निकलेगा तो पानी डेफिनेटली उनको नदियों में, उनको किसी नाले के थ्रू बहाया जाता है और वो आके अल्टीमेटली वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करता है, जिसकी वजह से मेरीन ऑर्गेनिजम्स भी जो है इम्पैक्टेड हो जाते हैं, राइट। और इसमें देखोगे फ्लाई ऐश है, आपको इंडस्ट्री है धुआं छोड़ रही है, फ्लाई ऐश निकल रहा है उससे, है ना, फ्लाई ऐश निकल रहा है ना। फॉस्फोजिप्सम हो गया, आयरन एंड स्टील, ये सब इंडस्ट्री से क्या निकलते हैं, सॉलिड वेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। थर्मल पॉल्यूशन, यानी कि थर्मल पॉल्यूशन क्या, कोयला जला रहे हैं आप, है ना, तो क्या हो रहा है, व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्टर, हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज है ये, फ्रॉम द फैक्ट्रीज, हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। ठंडा होने से पहले आप वो पानी को अगर डिस्चार्ज कर दोगे इन नदियों के अंदर, इन वाटर बॉडीज के अंदर, तो डेफिनेट सी बात है कि जो यहाँ पर बायोलॉजिकल लाइफ है, यानी कि वो लाइफ, वो लोग जो नदियों में रह रहे हैं, वो स्पीशीज यहाँ पर क्या होंगी, इंपैक्टेड डेफिनेटली होंगी। इसी को थर्मल वाटर, थर्मल पॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन, बहुत तेज गाना बजा रहे हैं, डिस्को चल रहा है, डिच सब चल रहा है, डांस चल रहा है, तो प्रोपोगेशन ऑफ नॉइज, बहुत नॉइज हो रही है, इससे क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा, एनिमल लाइफ इंपैक्टेड होगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या याद करना है, देखो सिंपल सी बात है, एक तो इरिटेशन बहुत होता है, ठीक है, लगता है कि भी जाके उनका बाजा फोड़ के आ जाए, है ना। फिर एंगर, गुस्सा बहुत आता है, पता चला उनका बाजा बज रहा है, हम किसी और का बजा देंगे बाजा। कॉजिंग हियरिंग इंपेयरमेंट, हम बहरे हो सकते हैं, हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब नॉइज पोल्यूशन है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आप देखोगे जिम जाएंगे और जिम में ना कान में लगा लेंगे ईयरबड्स, और ईयरबड लगाने के बाद क्या करेंगे, बहुत तेज स्कोप लगा देंगे और फिर वो जिम करेंगे, फिर वो रनिंग करेंगे ट्रेडमिल पे। दिस इज वेरी डेंजरस, बिकॉज आप एक तरफ अपनी हेल्थ को सही तो कर रहे हो उस तरह की वर्कआउट करके, लेकिन एट द सेम टाइम आप इतने हाई नॉइज पे जब सुनते हो तो इससे आपकी हार्ट और इसके आपके ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड देन इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, जब इंडस्ट्री चलती है तो आवाज़ें आती हैं, एंड दैट कैन लीड टू डिस्टर्बेंस फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो। अगर कोई पेशेंट होगा, सबको डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्रिल्स होती हैं, ये सब क्या करती है, मशीनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये बहुत आवाज़ करती हैं जब ये चलती है। अब कैसे यहाँ पर कंट्रोल करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, कैसे इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो, बेटा इस पर 6 पॉइंट लिखे हैं। एग्जाम में अगर 5 मार्क्स में आ जाता है तो आप एज इट इज लिख के आइएगा, कभी 3 मार्क्स में आता है तो 3, जहां जहां मैंने ऐसे लिख दिए हैं पॉइंटर्स, वहां वहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसलिए आपको बता रहा हूं, एग्जाम के दिन दिखाऊंगा आप, ठीक है। देखो पहला क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे आप मिनिमाइज करो क्या, यूज ऑफ वाटर, यानी कि आप उसको रिसाइकिल करो और रीयूज करो, तभी आप यहाँ पर एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाओगे। दूसरा पॉइंट क्या है, आप हार्वेस्टिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का शुरू करो, उससे क्या होगा, वाटर रिक्वायरमेंट्स जो आपकी हैं वो मीट आउट हो जाएंगी, यानी कि आप फ्रेश वाटर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। फिर उसके बाद जो आप गर्म पानी का प्रॉब्लम है कि आप गर्म पानी डिस्चार्ज कर देते हो ना इंडस्ट्रीज से पानियों में, रिवर्स के अंदर, तो वो इसको पहले ट्रीट करो। ट्रीट करने का मतलब ये है, जो पानी हॉट है, जो पानी गंदा है, जो एफ्लुएंट्स है, उनको पहले ट्रीट करिए, मतलब पानी को ठीक करिए, तब आप नदियों में उसको भेजिए। गंदा पानी आप नदियों में डिस्चार्ज ना करिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, यानी कि पीएम्स, पीएम मतलब डस्ट, ऐश, ये जो हवा में होता है ना, इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में आप स्मोक स्टैक्स लगा दीजिए। बेसिकली क्या, बेसिकली ऐसा चीज जो स्मोक को यहाँ पर कैप्चर करके वापस रख ले, वॉट एवर इट इज, जो भी है, कुल मिला के स्मोक का धुआं वहां ना निकले, वॉट एवर इट इज, ठीक है। कैसे, विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इस तरह की सेपरेटर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स, ये सब चीजें लगा दीजिए, जिससे स्मोक जो है वो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। स्मोक को और कैसे रिड्यूस करोगे, यूजिंग ऑयल और गैस, आप इनका इस्तेमाल करिए रादर देन कोल। कोल जलाओगे तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा, आप ऑयल और गैस का इस्तेमाल करिए। और मशीनरीज जो आपकी हैं कैन बी रीडिजाइन, उनको आप बेटर टेक्नोलॉजी से रिडिजाइन करिए। आप जब टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको रिडिजाइन करेंगे, उससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो नॉइज है वो भी यहाँ पर कम होगी। पता चला, पहले आपको देखा होगा जनरेटर चलते थे, अभी भी चलते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं, लेकिन अब ऐसे जनरेटर भी आते हैं जो साइलेंट जनरेटर होते हैं, चलते भी और पता भी नहीं चलते हैं। तो क्या है, नॉइज पॉल्यूशन को कम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। और दिस इज द लास्ट पार्ट जो आपसे पूछ सकता है, एनटीपीसी पर है, ठीक है। अब एनटीपीसी किस प्रकार से यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन किस प्रकार से रोल प्ले करता है पॉल्यूशन को कम करने में, क्योंकि ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, एनटीपीसी थर्मल है ये, है ना। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी कोयला वगैरह जलाया जा रहा होगा, ऐसा कुछ। चलिए देख लेते हैं, तो इसका अप्रोच क्या है एनटीपीसी का, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को यहाँ क्या कम करना, ठीक। कैसे कर रहे हैं ये लोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स का और इक्विपमेंट्स।
यानी कि एनटीपीसी वाले सबसे आज की प्रेजेंट डेट की आपकी वो है क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी है और जो इक्विपमेंट्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, मिनिमाइज कर रहे हैं वेस्ट जनरेशन, यानी कि वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे कम करना, यानी कि वेस्ट जनरेट ज़्यादा ना हो। कैसे? ऐश यूटिलाइजेशन करके, यानी कि आप ऐश क्या करते हो, आप ऐश को एक तरह से हम कह सकते हैं यूज कर लेते हो। तो मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, ठीक है। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, आप पेड़ों का वृक्षोपण करिए, यानी कि एफॉरेस्टेशन करिए, आप ग्रीन बेल्ट बनाइए इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। कि कहीं अगर धुआं हो भी रहा है तो उसी क्वांटिटी का हमने कहीं पेड़ लगा दिए, तो आपको पता है पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेट कर लेते हैं, इस तरह की हार्मफुल गैसेस को खींच लेते हैं। तो जहां एक तरफ धुआं हो भी रहा है तो इस तरह के पेड़ लगा के, ग्रीन बेल्ट लगा के हम स्मोक को खींच सकते हैं। रेड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। कैसे? ऐश पॉइंट मैनेजमेंट और यहाँ पर ऐश वाटर रिसाइकलिंग, ठीक है। यानी कि अब क्या है कि ऐश वाटर है, जो एक ऐश है यानी कि आपकी राख है, पानी पड़ा है उसमें, तो आप उसको ऐश को अलग करके, वाटर अलग करके, आप वाटर को रिसाइकिल करके दोबारा यूज करिए, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बोला गया। एंड लास्ट इज इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करिए आप, है ना। आप इकोलॉजी को लगातार फोकस करिए, देखते रहिए, उसको नोटिस करिए, कोई बर्ड्स एंड स्पीशीज कम तो नहीं हो रही है, कोई बर्ड्स एंड स्पीशीज मर तो नहीं रही है। आप लगातार इकोलॉजी के ऊपर मॉनिटर रखिए अपना, है ना। आप ऑनलाइन रिव्यू करते रहिए, रिव्यू ऑनलाइन डेटाबेसेस ऑल द पावर स्टेशन, कि कहीं पर कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं आ रहा है एनटीपीसी के यहाँ पर काम करने से, कोई और ऐसा तो नहीं है कि एनटीपीसी की तरफ काम तो कर रहा हो लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ों को खराब कर रहा हो। तो सारे डेटा, सारे एनटीपीसी का डेटा अपने पास रखिए आप और उनको यहाँ पर मॉनिटर करते रहिए, ठीक है। सो विद दिस हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें जो भी मैप वर्क है, वैसे बहुत सारा मैप वर्क था लेकिन अब बहुत पार्ट ऐसा है जो आइडेंटिफिकेशन में डाल दिया गया है। तो मैं एक वीडियो मैंने आपको बोला ही है कि आएगा जिसमें आपको सारा मैप वर्क जो है मैं दे दूंगा। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैंने टाइम दिया है, थोड़ा जल्दी जल्दी करता तो हो सकता है उसको मैं 1 घंटे में खत्म करता, लेकिन अभी 1 घंटा 20 मिनट लगा है, ठीक है। सो एनीवे दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत।